नमस्कार। हम अधिकारों की चर्चा कर रहे थे और अधिकारों में हमने अब तक जो चर्चा की है वो अधिकारों की तीन पीढ़ियां की है। कारेल, वसाक, उसकी व्यापक चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो अधिकारों के डेवलपमेंट के ऊपर करेंगे कि अधिकारों का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ था। अगर मैं मौखिक रूप से ही बताऊं तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले प्लेटो के समय से हम जिन अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं वो है नैतिक अधिकार। चलो साथ साथ चर्चा करते जाते हैं, बात होती भी जाएगी। अधिकारों का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। देखिए, जब अपन शुरुआत में अपने चर्चा की थी तो मैंने कहा था अधिकारों का जो पूरा कंसेप्ट है ये डायनामिक है। अधिकार वर्धनशील होते हैं, अधिकार रुके हुए नहीं होते, बल्कि अधिकार बढ़ते रहते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। समाज बदलता है, मांग बदलती है, दावे बदलते हैं, तो अधिकार भी बदलते हैं और नए नए अधिकार भी पैदा होते रहते हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हमें शुद्ध हवा भी मांगनी पड़ेगी, हमें शुद्ध पानी भी मांगना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था, आज जरूरत है। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि आपको दो अधिकार मांगने होंगे। आज अपने को थोड़े से मजाक सी लग रही है। आपको सबसे बड़ा दावा करना होगा राइट टू प्राइवेसी का। सबसे बड़ा खतरा ये है जो अगले 8 से 10 साल में आएगा। और उसके बाद होगा क्या कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, एआई, ये हमारे जीवन के हर भाग पे क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी। तब हम कहेंगे कि हमें इस तकनीक से क्या दिलवाया जाए, छुटकारा। मशीनें इतनी समझदार हो गई कि जितना समझदार मनुष्य भी नहीं होगा। तो अगला जो खतरा होगा वो दो बड़े खतरे हैं। एक तो ये जो चैट जीपीटी जैसे ऐप आए हैं, ये ना मानवता का क्षरण कर देंगे, हमें हो सकता है दिन कब्जे में कर ले। मैं ये पता नहीं कहां पढ़ रहा था, इसमें टीवी के ऊपर दो रोबोट आपस में चर्चा कर रहे थे, उसमें ये प्रोग्राम किया हुआ भी नहीं था। तो उन्होंने, एक रोबोट दूसरे रोबोट को कह रहा है कि इन मानवों की कोई आवश्यकता नहीं, ये धरती पे बोझ जाएगा। अब उसको किसने सिखाया, किसी को नहीं पता है। आप देख रहे हैं आजकल अधिकांश काम रोबोट और कंप्यूटर द्वारा होने लगे हैं। जिसने रोबोट ने ये सोच लिया तो पता नहीं उस दिन वो क्या कर देगा, उसको रेल बंद कर दे। जो अंडरग्राउंड रेल चलती है और किसी ने इसको बंद कर दिया, कंप्यूटर ने खुद ही अपना खुद निर्णय करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, हो सकता है वो बमों का चला दे वो। क्योंकि जितनी भी टारगेटेड मिसाइलें होती है वो कैसे चलती है, उसी से चलती है। पता नहीं वो क्या कर देगी। तो आने वाला खतरा ये है कि हो सकता है हमारी मस्तिष्क पे क्या कर ले, कब्जा कर ले। तो ना मैं कह रहा था कि इन फ्यूचर ये डायनामिक होते हैं अधिकार। हमें ना आने वाले समय निजता का अधिकार और इस एआई के खिलाफ अधिकार मांगने पड़ेंगे। और एक बड़ा अधिकार जिसकी हमें वास्तव में आज से आवश्यकता शुरू ही है अभी है, वो है पर्यावरण का अधिकार। हमने तो सोचा ही नहीं था। तो अधिकार डायनामिक होते हैं। फिर कैसे डायनामिक थे, कैसे विकास हुआ, हम तो इसी की चर्चा कर रहे थे कि शुरुआती जो अधिकार मांगे गए थे वो कौन से थे, नैतिक अधिकार थे। नैतिक अधिकार कुल मिला के एथिकल चीजें वो होती है जो हमें ये बताती है कि समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो हमारे व्यवहार को निर्धारण करने वाली जो नियम और कायदे कानून है, जो हमें सत्य के मार्ग या सही मार्ग या सत्य के मार्ग या सदगुण के मार्ग पे या सतों के मार्ग पे रखते हैं, उनको हम कौन से अधिकार बोलते हैं, नैतिक अधिकार बोलते हैं। ये परिवार के संदर्भ में हो सकते हैं, ये दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में हो सकते हैं, ये बाप बेटे के मध्य हो सकते हैं, ये बहन भाई के मध्य हो सकते हैं, राजा और प्रजा के मध्य हो सकते हैं, दो अनजान व्यक्तियों के मध्य हो सकते हैं, दो पड़ोसियों के मध्य हो सकते हैं, अमीर और गरीब के मध्य हो सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें कि एक बच्चों को जो एक अच्छे लालन पालन और शिक्षा का अधिकार दे उसके माँ बाप, ये कैसा अधिकार है। उनके वृद्ध होने पे उनकी संतानें उनकी सेवा करे, ये कैसा अधिकार है, नैतिक अधिकार है। क्योंकि ये समाज के लिए शुभ चीजें हैं, नैतिक अधिकार। इनके बाद जो अधिकार आए वो आए
नागरिक अधिकार आए। और नागरिक अधिकारों में जो पहला महत्वपूर्ण अधिकार मांगा गया वो होब्स के द्वारा मांगा गया, जीवन का अधिकार। फिर लोक आ गया, उसने संपत्ति का अधिकार मांगा, जीवन के साथ साथ संपत्ति का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार। इसी में आया अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, खुद के हिसाब से पूजा पाठ करने का, ईश्वर को मानने का अधिकार। ये सारे अधिकार, संपत्ति का, अनुबंध का, जीवन का, विचार अभिव्यक्ति का, ये सारे अधिकार कौन से अधिकार हैं? नागरिक अधिकार है। फिर नागरिक अधिकारों के बाद अगली जो मांग उठी, जैसे जैसे लोकतंत्रों का विकास होता गया, वो थे राजनीतिक अधिकार। वोट का, आलोचना का, संघ बनाने का, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का और सरकारी नीति निर्णयों में सहभागिता का अधिकार। कौन से अधिकार होते हैं? पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें पार्टिसिपेशन के अधिकार, राजनीतिक अधिकार। फिर देखिए, आपको जीवन भी मिल गया, विचार अभिव्यक्ति भी मिल गई, वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन अभी भी पेट में रोटी नहीं है। तब फिर ये अधिकार मांगा गया कि हमें ना रोटी दो। तब कौन से अधिकार आए? सामाजिक व आर्थिक अधिकार आए। फिर ये अधिकार मिल गए हमें। अब इन अधिकारों की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? उदारवाद ने। और इन अधिकारों की जो मांग उठाई वो किसने उठाई? समाजवाद ने। कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने उठाई, या साम्यवादी उठाई, कुछ भी कह लो आप, समाजवाद ने उठाई सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मांग। फिर हमने कौन से अधिकार मांगे? सांस्कृतिक अधिकार मांगे। ये अधिकार मूलतः समूह के अधिकार होते हैं, वैसे तो सांस्कृतिक अधिकार मांगे बहुसंस्कृतिवादियों ने, चाहे वो विल किमलिका हो, चाहे आयरिस मेरियम, यंग हो, भिक्खू पारिक हो, चार्ल्स टेलर हो, इन सब लोगों ने फिर कौन से अधिकारों की चर्चा की? सांस्कृतिक अधिकारों की चर्चा की। आगे हम और कर लेंगे। आजकल जो मांगे जा रहे हैं वो कौन से अधिकार मांगे जा रहे हैं ज्यादा? पर्यावरणीय अधिकार। हम चर्चा करते हैं इसमें जेम्स लवलॉक की। हम आगे 2-3 नाम याद कर लो, 2 ही याद कर लो। वंदना शिवा तो एक बार मत करो, चलो अर्ने नेस, और चाहो तो वंदना शिवा के भी चर्चा कर लेते। वंदना शिवा आपने कई बार सुना होगा, ये ऑर्गेनिक खेती के ऊपर बोलती है वंदना शिवा, बहुत अच्छा। वो बताती है कई बार कि ये ना, ये कहाँ से आए हमारे यहाँ यूरिया और डीएपी, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार का चक्कर क्या था, बहुत अच्छा बोलती है वंदना शिवा को भी सुनना इसको आप। ये सब पर्यावरणीय अधिकारों की मांग करते हैं। जेम्स लवलॉक की एक संकल्पना है, गाया कंसेप्ट है। ये कहते हैं जिसको आप प्रकृति कह रहे हैं ना, ये कोई निर्जीव तत्व नहीं है, बल्कि ये रेस्पॉन्ड करती है, और इसमें सेल्फ प्रिजर्वेशन के भाग जाते हैं, इसमें सब सुरक्षा पाई जाती है प्रकृति के अंदर। हम कह रहे प्रकृति तो निर्जीव होती है, जो जितना भी पर्यावरण है, ये पेड़ पौधे ये क्या कर लेंगे, ये पत्थर क्या कर लेंगे, ये नदियां क्या कर लेगी, ये तो मरता है। ये कहते ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें है ना, ये रेस्पॉन्ड करती है। जब भी आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाओगे ना, तो अपनी रिकवरी करने के लिए उन्हें रेस्पॉन्ड करेगा। क्या रिस्पॉन्ड करता है? आप क्या करते हैं, नदी का रास्ता रोक लेते हैं, वहां आप फार्म हाउस बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, खेती करने लगते हैं, तो एक दिन है ना फिर नदी में बाढ़ आती है और सब कुछ बहा देती है, क्योंकि आपने प्रकृति से क्या लिए थे? पंगे लिए थे। तो अगर प्रकृति से आप पंगे लेते हो ना, बदले में प्रकृति आपके चांटा मारती है। ये पूरा जो प्रकरण हुआ ऊपर पहाड़ों में, बद्रीनाथ का था, वो कहां था? जब पहाड़ के पहाड़ आके और होटलों के ऊपर गिर गए थे, क्योंकि नदियों का रास्ता रोक लिया गया था। तो ये सारी वही है। ये जो अतिवृष्टि अनावृष्टि आ रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, मौसम के जो बार बार परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारा क्या है? ये रिस्पॉन्ड कर रही है जो पृथ्वी है। तो पृथ्वी है ना, ये अपन क्या सोच रहे हैं, पृथ्वी को बिगाड़ देंगे? नहीं, अपन कितने वो बावड़े हैं। कार्ल मार्क्स और ये एंजल्स क्या कहा करते थे कि हम स्वतंत्र तब होंगे जब प्रकृति पे क्या स्थापित कर लेंगे? नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो हमें ये नहीं पता
कि पृथ्वी के ऊपर एक बार नियंत्रण मेमत ने और डायनासोरों ने इन्होंने किया था। इन्होंने हर एक जीव, हर एक पेड़ पौधे पर नियंत्रण कर लिया था। परिणाम एक महाप्रलय हुई थी जिसमें क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। हम भी डेढ़ शाणे हैं, हम कह रहे हैं क्या है, सारे पर्यावरण का भोग कर लेंगे, पेड़ हमारे, धरती हमारी, नदियां हमारी, समुद्र हमारे, हम मर जाए उसको वैसा कर दें। तो कैसा कर दिया, अब हालात देख रहे हैं। अब हम अंतिम समय में जी रहे हैं। अगर इसी हिसाब से सब कुछ बढ़ता रहा ना, तो मैं ये देख रहा था कि अब गंगा है ना, मैं पीछे गया तो ऋषिकेश में ना इसे नाले की तरह हो गई है, पतली सी हो गई है, बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये गंगा है। तो अब हमने उस गंगा से पंगे लिए, परिणाम क्या निकलेगा, ऊपर हिमालय से लेके और नीचे तक लोग प्यास से मरेंगे अब। और ये इतनी भारी मात्रा है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की, ये करेंगे क्या समझ में नहीं आ रहा। ये प्यास से मरेंगे तो पानी कहां से लाएंगे, अन्न कहां से आएगा अगर गंगा बंद हो गई तो। और ये तो बंद हो रही है क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है ना, हिमालय की बर्फ है पिघल रही है, सारी बर्फ पिघल के और कहां चली जाएगी, ये समुद्रों में चले जाएगी। हम, हमें प्रकृति मार देगी, हमें खुद ही, हम प्यास से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, लड़ाई करके मर जाएंगे। और समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा ना तो मुंबई डूब जाएगा। 1-1.5 करोड़ लोग रहते हैं, जाएंगे कहाँ, दूसरे गांव में जाएंगे, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। हम लड़ेंगे आपस में और हम समाप्त हो जाएंगे एक दिन। कौन समाप्त कर देगी, आप कह रहे डराओ मत है, हम इतनी तो तैयारी कर रहे हैं, तो मरना ही है तो तैयारी नहीं करेंगे। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप बनने के बाद पृथ्वी को बचाना। तो ये रिस्पॉन्ड करेगी, कौन करेगी, इसको कौन सी संकल्पना बोलते हैं, गाया। अब होता क्या है, हमारे यहां जितने वेद हैं उनमें भरा पड़ा है कि पृथ्वी हमारी मां है और हम उसके बेटे, और हम उसको ना जीवित मानते हैं। इसीलिए हम पेड़ पौधों की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हम पीपल पूजते हैं, बड़ पूजते हैं, है ना। लेकिन वेस्टर्न वाले इन चीजों को नहीं मानते, वो कहते तो मजाक है। तो इसने जब जेम्स लवलॉक ने ये कहा ना, तो ये गाया है, ये तो माता की तरह ये रिस्पॉन्ड करती है, और क्या गजब कंसेप्ट लाए, अपने नाम भरे पड़ा है ये सारा कंसेप्ट। ठीक है, हम तो देखो शुरुआत से ही नेचर से बड़े जुड़ के रहे हैं, बड़े व्यापक वो सोच वाले थे। अर्नेनेस, अर्नेनेस का एक बड़ा भारी मजेदार कंसेप्ट है। मैं सिर्फ नाम याद करवाने की कोशिश करूं। अर्नेनेस नॉर्वे के आसपास का है, इसकी झोंपड़ी में रहता है अपनी अलग ही बना के। इसकी एक संकल्पना है, एक है उथली इकोलॉजी, इसको सेलो, और एक होता है डीप इकोलॉजी। तो इकोलॉजी यानी परिस्थिति 2 प्रकार की होती है। अर्नेनेस कहते हैं अपन डीप इकोलॉजी कर लेते, ये सब ज्यादा आता है डीप इकोलॉजी। एक होती है उथली इकोलॉजी या सेलो इकोलॉजी। सेलो इकोलॉजी कहती है कि यानी पर्यावरण संरक्षण के बारे में एक तो गहरे विचार है, एक उथले उथले विचार है पर्यावरण संरक्षण के बारे में। जो उथले उथले विचार है ना, वो ये कहते हैं कि आदमी सेंटर में है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, तो आदमी को क्या करना चाहिए कि भोग तो उतना ही करता रहे, लेकिन जो चीजें पैदा होती है उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी ले आए। वो ना पानी वानी का उपभोग करे, लेकिन थोड़े पेड़ पौधे से लगा दे, पानी को थोड़ा सा साफ कर ले। तो उथली इकोलॉजी तो कहती है कि हर चीज के सेंटर में कौन है, मानव है, ये ह्यूमन सेंटर्ड होती है। अब आ गई डीप इकोलॉजी, वो ये कहती है कि इस धरती के ऊपर पैदा अकेला मानव ही नहीं हुआ है, वो उसके कोई सुर्ख ख्वाब के पर नहीं लगे हुए। यहां कबूतर भी पैदा होता है, मुर्गा भी पैदा होता है, यहाँ फूल भी पैदा होते हैं। इनको भी मुस्कुराने का और मांग देने का हक है। ये नहीं है कुकुर की आप टांग मरोड़ दो, है ना, या उसको ऐसा नहीं करना है। तो यहां प्रकृति में हरेक को क्या है, मुस्कुराने का हक है। तो ये कोई ह्यूमन सेंटर्ड नहीं है, बल्कि आदमी बाकी की तरह क्या है, एक जीव है, उससे उसकी ज्यादा अहमियत नहीं है। तो पृथ्वी ह्यूमन सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि हरेक जीव की महत्व क्या होना चाहिए, समान। उतना ही एक फूल महत्वपूर्ण है, उतना एक पौधा महत्वपूर्ण, उतना एक पेड़ महत्वपूर्ण है, उतना एक पशु महत्वपूर्ण है, उतना एक पर्वत महत्वपूर्ण, उतनी नदी महत्वपूर्ण, उतना ही महत्वपूर्ण कौन है, आदमी। औरों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसको हम कौन सी इकोलॉजी बोलते हैं, डीप इकोलॉजी। हम तो इसको मानते नहीं, धीरे धीरे मानना पड़ेगा। फिर आ गई वंदना शिवा। इसने एक मजेदार सा शब्द दिया, पर्यावरणीय जाति भेद, एनवायरमेंटल अपार्थाइडिक्स या रंग भेद। कि धीरे धीरे हो क्या रहा है, पर्यावरणीय जाति भेद पैदा हो रहा है।
पर्यावरणीय जाति भेद में क्या होता है, कर्ता कोई है और भरता कोई है। छुआछूत का व्यवहार कोई भी करता है और भरना किसी और को पड़ता है, गरिमा किसी और की जाती है। वंदना शिवा कहती है अमीर लोग होते हैं ना, ये संसाधनों का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। अमीर के घर में एसी मिलेगा जो सीएफसी छोड़ता है, जो ऊपर जाके ओजोन परत का क्षरण करती है। अमीर के घर में आपको 10 गाड़ियां मिल जाएगी जो CO2 छोड़ती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी छोड़ती है, वो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती है। उसके घर में ना 20 प्रकार के पिज्जे आएंगे भांति भांति के प्लास्टिक में बंद के, तो ज्यादा उपभोग कौन करता है, अमीर करता है। अब अमीर है ना, ये फैक्ट्रियां लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, उसका सारा गंदा पानी या तो नहर में डालते हैं या कहां डालते हैं, नदी में डालते हैं। तो पर्यावरण को गंदा तो कौन करता है, अमीर करता है। अमीर क्या करता है, पर्यावरण को गंदा करके और घर में पैक हो जाता है। वो अपने घर पे वाटर प्यूरिफायर लगा लेता है, पानी को गंदा करके घर का खुद का पानी साफ कर लेता है। वो ना अपने घर के ऊपर ऑक्सीजन चेंबर बना लेता है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। अब पेड़ काटता वो व्यक्ति, उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चाहिए, खनन चाहिए, वो ना पेड़ों को साफ कर देता है, जंगलों को साफ कर देता है, पर्वतों को साफ कर देता है, और वहां से फिर सोना चांदी लोहा कोयला निकालता है। तो उसका भुगतने कौन है, आदिवासी। तो वो तो क्या करता है, बच जाता है। मरता कौन है, आम आदमी और गरीब मरता है, क्योंकि घर पे वाटर प्यूरिफायर है, तो वो गंदा पानी पीता है, वो पर्यावरण पोल्यूशन का शिकार होता है। अब मेरे गांव के आसपास हालात ये हो गए हैं, देखो बोल मर रहे हैं फिर भी बोल नहीं पाते। मेरे जो गांव के आसपास, मैं जिस गांव का हूँ उसका नाम पीलीबंगा, देखो बताना जरूरी है, देखो कि कोई पीलीबंगा के बाहरी गांव को मास्टर है जरूरी होता है बता। तो वो घग्गर नदी का एरिया है। तो घग्गर नदी का एरिया, तो वहां की मिट्टी है ना, वो बहुत ही वो है, सख्त और अच्छी मिट्टी है, जिसमें हम चावल बोते हैं। अब उस मिट्टी से ईंटें बहुत अच्छी बनती है। पंजाब में क्या हुआ, सरकार ने मिट्टी क्षरण के ऊपर क्या लगा दी, रोक, क्योंकि वहां तो सारी फर्टाइल लैंड है। अगर आप ईंट बनाओगे तो मिट्टी से, मिट्टी खेतों से आएगी, तो वो मिट्टी नहीं उठाने देती। तो आजकल डिमांड कौन सी ईंटों की ज्यादा हो गई है, गंगानगर हनुमानगढ़ से ईंटें बहुत आने लग गई है। तो मेरे गांव के आसपास अच्छी मिट्टी है ना, तो वहां 20 ईंट भट्टे खुल गए, शाम को सांस नहीं ले सकते। और बारिश आती है ना, तो शुरुआत की 2 बारिश ना काले रंग की आती है मेरे गांव में, और इतना भारी पर्यावरण पोल्यूशन हो गया है कि पूछिए मत। अब कौन कर रहा है, वो 20 आदमी है, वो करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और मेरे गांव की 10-12 हजार की आबादी है जो मर रही है। हम बोल भी नहीं सकते, आसपास 3-4 गांव और है। तो हम काय के शिकार हैं, पर्यावरणीय रंग भेद के यानी शोषण के शिकार हैं हम। तो ये शब्दावली किसकी है, वंदना शिवा। तो हम कौन से अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, ये है ना है। अब आने वाले समय में हमें तकनीकी अधिकारों के हम और मांग कर लेंगे। ये तो मैंने आपको अधिकारों का क्या बताया है, डेवलपमेंट या विकास बताया। साथ में 2 एक शब्द है जो बार बार आगे और चर्चा आएगी, क्योंकि टॉपिक है अपना कॉलेज लेक्चर में, नेट जेआरएफ में, दोनों में। जेम्स लोलोक की कौन सी गाया संकल्पना, अर्ने नेस की डीप इकोलॉजी, और वंदना शिवा का जातीय रंग भेद या जाति भेद। अपार्थमेटिक्स में से रंग भेद होता है। अब हम इतिहास देख सकते हैं, तो हमने विकास देखा अति, हम अब क्या देखेंगे, इतिहास देखें। हम ज्यादा इतिहास के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम्बुरावी की मुझे खुद को नहीं पता हम्बुरावी की संहिता है कहाँ, ये कुछ पता नहीं, इसमें थी कहीं इराक के कहीं होगी हम्बुरावी। उसके बाद अशोक के, इसमें भी अधिकार लिखे हुए थे, यहां तक कि इसमें तो जीवों तक के अधिकार लिखे हुए थे, क्योंकि ये सब बौद्ध धर्म को मानता था। तो अहिंसा के संबंध में इसके जीवों को भी जीने का अधिकार था। अशोक के शिलालेखों पे तो ये तक लिखा हुआ है, जिसकी आजकल हम चर्चा करने लगे। उसके बाद हम मॉडर्न एज से थोड़ा सा पहले चले तो 1215 का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है महान अधिकार पत्र। और ये ब्रिटेन के लोगों को मिला था, महान अधिकार पत्र वहां के राजा ने दिया था। तो हम यहां से शुरुआत कर देते हैं। 1215 का मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र। उसके बाद 1688 की क्रांति हुई, राजा भाग गया, नया राजा रानी आए, और संसद ने बोला कि अब आप साइन कीजिए ब्रिटेन के राजा महोदय बिल ऑफ राइट्स के ऊपर।
और जैसे ही बिल ऑफ राइट्स पे साइन हुए, हम कहने लगे एक कैसी संप्रभुता आ गई है, सीमित संप्रभुता आ गई है। अब बिल ऑफ राइट्स संप्रभुता को सीमित कैसे करता है, आप बताओ? क्योंकि अब व्यक्तियों के अधिकार हैं, राजा के अधिकार क्या हो गए हैं, कम हो गए, कि राजा ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो लोगों का जीवन छीन है, उनकी संपत्ति नहीं छीन सकता, उनके विचार अभिव्यक्ति नहीं छीन सकता। तो अब वो संप्रभुता असीमित नहीं है, बल्कि क्या कर दी गई है, सीमित कर दी गई है जन अधिकारों के द्वारा। फिर हुआ 1700 और 89 में क्रांति हुई, और 1790 के आसपास, एक 90 ही होगा शायद वो, या 89 था, वो 89 था, माफी चाहूंगा मैं। अब आया बिल ऑफ राइट्स ऑफ मैन, आदमियों के अधिकारों की घोषणा। तो वो एक कौन सी ग्लूमपोज थी, कौन सी थी, वो रेबोस्पियर से बोली कि रेबोस्पियर तो ये कौन सा लाए हैं अपन, कब, 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई 1789 में, तब वहां एक डिक्लेरेशन हुई, उसमें लिखा हुआ था आदमियों के अधिकारों की घोषणा। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अधिकार मिले थे, वो किसके लिए थे, पुरुषों के लिए थे। तो वो ग्लूमपोज करके कोई लड़की थी, वो बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये महिलाओं के अधिकार कहां गए इसमें, तो फिर उसको ना मार दिया था उसे रोबेस्पियर जैसे लोगों ने। तो 1789 में कौन सा बिल आया, बिल ऑफ राइट्स ऑफ, आदमियों के अधिकारों को घोषणा हुई। अब आ गया 1792, 1787 में फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ और संविधान सभा बैठी, उन्होंने 2 साल तक संविधान लिखा, और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू कर दिया गया, लेकिन उसमें अधिकारों की चर्चा नहीं थी। ये कहा गया कि अधिकार तो है ही, इसमें चर्चा क्या करनी है। तब जेफरसन और कुछ लोगों ने शोर मचा दिया, उन्होंने कहा लिखने से होगा, लिखेंगे तो रक्षा होगी, वरना रक्षा नहीं होगी, कल को सरकारें छीनेगी, हम तो लिखा नहीं, बताओ कहां है तुम्हारे अधिकार। तो फिर अधिकारों को लिखा गया, और पहली बार कितने संशोधन किए गए, 10 संशोधन किए गए एक साथ, और उनको अधिकारों को जोड़ा गया। तो फिर अमेरिका के संविधान में क्या जोड़े गए, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार जोड़े गए। यहीं से संविधान में मूल अधिकार लिखने की फिर शुरुआत हुई थी। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए। उसके बाद जो चर्चाएं चली उसमें फिर हम छोड़ देते हैं। फिर आया 10 दिसंबर 1948, कई बार ये डेट बहुत ही पूछते हैं जीके वगैरह में, 10 दिसंबर 1948। कोई एक रूजवेल्ट थी, मैडम रूजवेल्ट, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी हुई थी, और कमेटी बिठाई थी यूएनओ का एक अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसने उनको काम दे रखा था कि आप वैश्विक लेवल के ऊपर जो अधिकार लागू हो सकते हैं उनको हम मानवाधिकार बोलते हैं। किसी भी देश में जो अधिकार होते हैं वो नागरिकों के अधिकार होते हैं, वैश्विक लेवल पे लागू किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मानवाधिकार। वो इसलिए नहीं मिलते थे कि हमें अधिकार किस ब्याह पे मिलते हैं, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, इसलिए हमें अधिकार मिलते हैं। वोट देने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, अस्पृश्यता के विरोध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। अब आ गया मानव अधिकार। मानव अधिकार इसलिए नहीं मिलते कि आप किसी देश के नागरिक हैं, वो इसलिए मिलते हैं कि आप मानव हैं। तो उसके लिए एक ही शर्त है कि आप क्या होने चाहिए, मानव होने चाहिए। और मानव जो होता है फिर वो क्या फर्क पड़ता है किस देश का है किस देश का नहीं है, तो अधिकार मानव को मिलने चाहिए। तो एक सबसे जो व्यापक कंसेप्ट है ना, वो किसका माना जाता है, मानव अधिकारों का। समस्त प्रकार के अधिकार और व्यापक अधिकार बिना किसी शर्त के मिलते हैं, उनको हम मानवाधिकार बोलते हैं। उसके लिए किसी भी देश की नागरिकता की आवश्यकता नहीं होती, वो जो इतनी शर्त होती है कि आप क्या हैं, मानव है। वो कांट की भी हम चर्चा करते हैं ना, कांट जब गरिमा के अधिकार की चर्चा करता है तो वो कहता है हर एक व्यक्ति अपने आप में आत्मनिष्ठ है, उसकी एक गरिमा होती है, वो अब तो कोई किसी का दास नहीं बनेगा, क्योंकि सारे ही क्या है, मानव है, तो मानव मानव का दास है, नहीं बन सकता। ऐसी चर्चा इनमें। तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सार्वभौम घोषणा।
लेकिन इन अधिकारों की ना बाद में आलोचनाएं की गई, ये व्यापक अधिकार नहीं थे। फिर दो और प्रसुविधाएं की युवनों के यहां आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1966 में हुई, दोनों ही। एक थी, पहले बताओ कौन सी हुई, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की प्रसुविधा, और एक और हुई वो है आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की। ये दो कन्वेंशन और हुए, उनके ऊपर समझौते हुए इनको लागू किया गया, तो फिर और अधिकार मिले। तो यूएनओ ने कितने ऐसे डिक्लेरेशन किए हैं, मूलते मूलते 3 किए हैं। एक तो 10 दिसंबर 1948 को किया, वो ह्यूमन राइट्स को लेके किया। दूसरा किया कौन कौन से अधिकार, हाँ, राजनीतिक और नागरिक अधिकार, और दूसरा है आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर 2 प्रसुविधाएं और की गई। इनको व्यापक किया गया, मानवाधिकारों को और ज्यादा व्यापक करने के लिए 2 प्रसुविधाएं और की गई, इनको खुल के बताया गया उसके बाद इन ह्यूमन राइट्स को 1948 वालों। अब हमने ज्यादा कोई चर्चा नहीं करेंगे। बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन का, बिल ऑफ राइट्स ऑफ मैन फ्रांस का, 1792 में अमेरिका के संविधान में पहली बार क्या जुड़े, मूल अधिकार। और उसके बाद यूएनओ ने घोषणा की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। क्वेश्चन आ सकता है, वो ये तो क्या फेमस डेट हो गई है, तो इन पे आती है जो 2 प्रसुविधाएं हुई कब, 1966 में, उन पे क्वेश्चन आता है। ऐसे करके हम तो हमारे भी फिर हम तो याद जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमें भी क्या मिले, फिर मूल अधिकार मिले ना, भाग 3 के द्वारा। इनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा है, उसकी आलोचना करेंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948। कौन इनका विरोध करते हैं, 2 हैं। एक है कौन से मूल्य, एशियाई मूल्य। जैसे ये घोषणा हुई, एशिया में इनका विरोध शुरू हो गया। मलेशिया के राष्ट्रपति थे महाथिर मोहम्मद, मलेशिया अपने पूर्व का एक देश है। और आधुनिक सिंगापुर के निर्माता है ली कुआन यू। सिंगापुर का जो वर्तमान स्वरूप है वो उन्हीं की देन है, ली कुआन यू का। इन दोनों ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के विरोध में क्या किया, एशियाई मूल्यों की घोषणा की। इन्होंने कहा कि मानवाधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा है ना, ये इसमें गड़बड़ है। नंबर 1, इसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ है, ये कौन से मूल्यों से प्रभावित है, पाश्चात्य मूल्यों से प्रभावित है। यानी ये जो अधिकार है ये पश्चिम के समाजों में चल सकते हैं, एशियाई और थर्ड वर्ल्ड के समाजों में ये नहीं चल सकते। दूसरा, इसमें यह कहा गया कि इसमें जो अधिकार है ना वो इंडिविजुअल है, जबकि एशियन समाज है वो इंडिविजुअल है, नहीं होते। यहां तो इंडिविजुअल नाम की चीज ही नहीं है। आज अब हो गए हैं वो अलग बात है, उदारवाद से प्रभावित हो गए। बाकी ये समाज तो इनके लिए पहले होता है धर्म, इनके लिए होता है पहले जातियां, इनके लिए पहले होता है कुटुंब, और व्यक्ति क्या होता है बाद में होता है। या तो ये ना सामूहिकता से जुड़े होते हैं, इंडिविजुअलिटी इनके अंदर है नहीं होती। जबकि ये अधिकार काय को बढ़ावा देते हैं, व्यक्तिवाद को। इनके साथ सबसे बड़ी कमी ये है, ये व्यक्तिवाद और अणुवाद को बढ़ावा देते हैं। एशियन समाज व्यक्तिवादी समाज है ही नहीं, ये तो सामूहिक समाज है। अब कई बार है ना अपने को, आपको ये व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद समझ में नहीं आता, तब आप जयपुर में मल्टी स्टोरी को देख लिया करो। अगर आप कहीं भी कमरा लेकर रह रहे हैं, आसपास मल्टी स्टोरी वालों को देखो, जयपुर लोगों को देखो, इनकी लाइफ कैसी है, इंडिविजुअल लाइफ है इनकी, ये व्यक्तिवादी है। ये ना सब चीजों से क्या होते हैं, कटे हुए रहते हैं। अब आगे गांव की लाइफ में क्या पाई जाती है, सामूहिकता पाई जाती है। देखिए बड़ी, मेरा एक दोस्त है, वो ये टूरिस्ट घुमाता है, जो फॉरेनर है इनको घुमाता है। वो शुरुआत से ही उसकी इच्छा थी, धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीख गया।
तो उसके पास एक जर्मन आई हुई थी, मैंने शायद पहले कभी बताया होगा, एक जर्मन महिला उसके साथ घूमने आई। वो दोनों पति पत्नी थे, वो थोड़े टाइम पहले शादी हुई थी उनकी, 2-3 साल पहले। तो इंडिया भ्रमण पे आए हुए थे। तो उन्होंने पूरा रूट चार्ट बना लिया और उसको अपना गाइड बना लिया, मेरे वाले दोस्त को। अब गाइड ने उसको दोस्त बना लिया, तो पूरी रेट वेट सब डिसाइड हो गई। दोनों को घुमाना है, उनको साउथ भी लेके जाना है, राजस्थान भी घुमाना है, नॉर्थ भी घुमाना है, जो जो घुमाने वाली चीजें। हुआ क्या कि 3-4 दिन बाद ही उसके पति की क्या हो गई, डेथ हो गई। बाई चांस हो गई डेथ, कोई अटैक हुआ, जो कुछ भी हुआ होगा उस औरत के पति की जो घूमने आई हुई थी। तो उसको एक बार तो झटका लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। क्या मानवता के नाते देखो, हो गया तो हो गया, कोई जानबूझ के ऐसा हुआ नहीं है। तो उन दोनों ने मिलके और उसकी डेड बॉडी को कहां पहुंचा दिया, जर्मनी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। व्यवस्था कर दी तो वो शाम को डेड बॉडी चढ़ी होगी, शाम को वो एक होटल में रुक गए तो वो दूसरे में रुक गया, क्योंकि वो तो पैसे वाले तो महंगे में रुकी, वो गाइड था वो दूसरे में रुक गया। सुबह वो बोली कि आप सुबह आना ना, तो उसने सोचा भी सुबह ये मेरा कोई हिसाब होगी तो कर देगी, नहीं करेगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसके इतना बड़ा क्या लगा है, झटका लगा है। तो वो ना सुबह गया ना, तो वो बैठी बैठी ना चाय पी रही थी और बिल्कुल तैयार हुई बैठी थी। तो बोला तू नागे नहीं आया? तो बोला नागे किस लिए आऊं? तो तू, मैंने सोचा तू जर्मनी जाएगी, उसको डेड बॉडी तो पहुंच गया, तेरे को पहुंचना पड़ेगा, उसको दाह संस्कार करना है, और मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे घर जाऊंगा। वो बोला मौतें तो होती रहती है, मैं घूमने आई हूं, तो मैं तो यहाँ क्या करेंगे, मैं तो घूमूंगी। अब ये क्या है, इंडिविजुअलिटी। अभी आओ, रुको रुको, इंडिविजुअलिटी अभी क्या है और बताता हूँ आपको। अब उसने कहा कि उसका क्या होगा, उसके तेरे डेड बॉडी की उसका क्या होगा, उसको कोई शिक नहीं है, चेहरे चला गया, क्या इलाज है, मैंने तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति के खेल है, हो गया ये तो अपने घूमने के क्या। यार बोलो तू ना मुंह मटेरियल का, तेरे को पैसे पूरा मिलेगा, जो बात हुई है क्या। वो बोला चलो ये भी ठीक है। अब वो कहे, तो मैंने उससे पूछा कि उस डेड बॉडी का क्या होगा, कि उसके ना मेरे सास ससुर वही है, उस डेड बॉडी को लेंगे और कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसको क्या करे आएंगे, दफना आएंगे। फिर ना एक निश्चित डेट होगी, उसके बाद दफनाएंगे, तो उस दिन मोहल्ले के थोड़े लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक निश्चित डेट होगी, उस दिन ना वो सारे लोग आएंगे और थोड़ी देर बैठेंगे और जाते हुए रजिस्टर में क्या कर जाएंगे, साइन कर जाएंगे कि हम आए थे। अब मैं जब जाऊंगी तो तू क्या करेगी, कि मैं कुछ नहीं करूंगी, रजिस्टर में क्या देखूंगी, नाम देखूंगी कि कौन कौन आया था और कौन नहीं आया, और कहानी खत्म हो जाएगी। कल को मैं भी ऐसा ही करूंगी, रजिस्टर में साइन थे उनको जाऊंगी, बाकी के नहीं जाऊंगी। ठीक है, यहां बात खत्म हो गई। फिर सोचा कि मेरे को धक्का तब लगा, अगर भारत में ऐसा हो गया तो क्या होगा। अपन कहेंगे भाई तू जा रहा है तो हमारे भी साइन करना है ना। तो हम इंडिविजुअल के भी बाप हो जाएंगे क्या। हाँ, तो ये होता है इंडिविजुअल, है ना, ये होते हैं। हमारे यहाँ तो क्या पाई जाती है, सामूहिकताएं पाई जाती है। तीसरा उन्होंने कहा कि इसमें जिन अधिकारों की चर्चा है वो ज्यादातर प्रथम और कौन से अधिकार है, प्रथम पीढ़ी के वो अधिकार है। कौन से अधिकार है, राजनीतिक और नागरिक अधिकार है। जबकि ये तो थर्ड वर्ल्ड के देश है, इनको तो सामूहिक विकासात्मक अधिकारों की जरूरत है, सामूहिक विकासात्मक अधिकारों। तो आप ये अधिकार जो थोपे ना यूएनओ ने, ये पाश्चात्य देशों से प्रभावित होकर थोपे, हमें तो सामूहिक विकासात्मक अधिकारों की जरूरत है। तो ऐसे करके और इनकी क्या की गई, आलोचना की गई। तो एशियाई मूल्य काय का विरोध करते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का। दूसरे हैं बहुसंस्कृतिवादी। बहुसंस्कृतिवादी भी इनका विरोध करते हैं। इनके साथ संकट क्या है, मानवाधिकारों के साथ संकट ये है कि ये सभी लोगों को समान मात्रा में मिलते हैं, किसी को कम और ज्यादा नहीं मिलते। तो ये कहते हैं कि ये जो अधिकार है ना, ये आधारित है विभेद अंधता के ऊपर। ये विभेद अंधता क्या होती है, इस बार क्वेश्चन आया होता है ऐसा, है याद करो आप। विभेद अंधता का तात्पर्य है कि विभेदों के प्रति अंधे हैं, इसलिए सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद कहता है कि अगर आप किसी को कम से या किसी को ज्यादा अधिकार देते हैं तो इससे समानता बढ़ती है, कम नहीं होती। कैसे, हमारे संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 है
ये समानता को बढ़ाता है। जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको बहुसंख्यक क्या लेके आता है? बराबर लेके आता है। आप कहते नहीं नहीं सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, इससे समानता बढ़ती है। बराबर अधिकार से समानता नहीं बढ़ती। कई बार कुछ संस्कृतियों को औरों से क्या होता है? ज्यादा अधिकारों की जरूरत होती है। तो बहुसंस्कृतिवाद कहता है कि अगर अधिकारों में असमानता है तो इससे समाज में समानता बढ़ती है, कम नहीं होती। तो समाज में अगर अधिकारों में अंतर होगा ना तो ये ज्यादा जरूरी है किसी भी अच्छे समाज और कैसे समाज के लिए? बहुसांस्कृतिक समाज के लिए। अब पहले हम समझते हैं बहुसंस्कृतिवाद है क्या, फिर अपने और मुद्दे को समझ लेंगे। एक नया कंसेप्ट आया है 1960-70 के बाद। ये कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी देश में जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, भाषाई हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। किसी भी देश में जो इंडिजिनस लोग होते हैं, जिनको इंडिजिनस को हम क्या बोलते हैं? मूलवासी। अब बताओ राजस्थान में इंडिजिनस कौन है? आदिवासी हैं। और विशेष करके कौन से? वो 12 वाले शहरी है ना, वो इंडिजिनस है। बाकी तो हम सब कहां से आए हुए हैं? बाहर से आए हुए हैं। वो होते हैं मूल। अब नहीं ऐसे समझ में आता। अमेरिका किसका था? ये अमेरिका पूरा ही ये रेड इंडियंस का था। मूलवासी, इनको मूलवासी बोलते हैं। अब न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासी हैं, न्यूजीलैंड के वो माउरी कहलाते हैं। वो थोड़े से ही हैं। वो बाकी तो अंग्रेजों ने मार मूर दिया उनको। रेड इंडियंस को मार दिया इन्होंने, मूलवासियों को। ये ना बड़ी वो मजेदार कहानी है। ये जब पहुंचे सबसे पहले यहाँ स्पेनिश पहुंचे। स्पेन का कौन था? कोलंबस। और पुर्तगाल का था वास्को डी गामा। तो अमेरिका सबसे पहले कौन पहुंचा था? कोलंबस। तो अमेरिका के ऊपर तो पहला जिन यूरोपियंस ने कब्जा किया ना वो स्पेनिश थे। तो जाके स्पेनिश ने क्या कि ये लोग है ना, जैसे एशियाई लोग है, अफ्रीकन लोग है, ये आक्रामक नहीं होते और भूखे नहीं होते, नंगे नहीं होते। ये तो ये किसी की संपत्ति पे कब्जा नहीं करते, ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन ये यूरोपियंस है ना, ये भूखे नंगे होते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, तो ये दूसरों पर कब्जा कर लेते हैं। तो उन्होंने कब्जा कर लिया अमेरिका में जाके। अमेरिका में कब्जा कर लिया तो राजा बन गए वहां के, कोई बड़ा सामंत बन गया। जमीनें पड़ी थी, कब्जा करके उन्हीं लोगों को गुलाम बना के काम कराने लग गए। तो ये स्पेनिश जैसे सामंत कोई जाके और पद पे बैठता था, कोई राजा वगैरह, छोटे मोटे जो भी जो पैदा हो गए थे ये वहां स्पेनिश। तो ये रेड इंडियंस क्या किया करते थे, उसके ना चारों ओर वो धूपदानी ऐसे ऐसे किया करते थे। धूपदानी, धूप किया करते उसके ऐसे ऐसे। तो स्पेनिश कहते हैं कि हमें है ना देवताओं की तरह पूजा जा रहा है। और वो है ना धूपदानी करके पीछे मुंह करके हंसते थे ऐसे। तो एक दिन है ना एक स्पेनिश ने देख लिया। वो क्या, तुम ये धूप सा ऐसा करके तुम पीठ फोड़ के हंसते क्या हो? कि हम इसलिए नहीं आते तेरे यहाँ कि तेरी पूजा करनी है, कि तुम है ना यूरोपियन ठंडे इलाकों से तुम 20-20 दिन तक नहाते नहीं हो, तुम बदबू मारते हो गए, इसलिए हम तुम्हारे क्या करते हैं, पहले धूप करते हैं ताकि तुम्हारे पास आ सके। मूलवासी, ये मूलवासी थे ना रेड इंडियंस वगैरह। तीसरे होते हैं जो समाज का हाशियाकर तबका होता है। इनकी परंपराएं रीति रिवाज अलग ही होती है। जैसे मैंने कहा ये ट्रांसजेंडर होते हैं ना, ये कौन से होते हैं? हाशिया, तो थर्ड जेंडर जिनको बोलते हैं, ये हाशियाकृत वर्ग होते हैं। इनकी रीति रिवाज, परंपराएं, बोली बोली सब अलग होती है। तो अब ये जो अल्पसंख्यक हैं, अब भारत में ना जो नागालैंड के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, या कश्मीरी अपने आप को अल्पसंख्यक मानते हैं। इनके लिए ना इनकी संस्कृतियां क्या होती है, औरों से अलग होती है। इनकी भाषा, इनकी लिपि, रीति रिवाज, त्योहार बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो इनको ना अलग प्रकार के अधिकारों की जरूरत होती है। सबके समान अधिकार देंगे ना तो ये क्या पिछड़ जाएंगे। इसलिए इनको कैसे अधिकार दिए जाए? अलग अधिकार दिए जाए। तो इसकी शुरुआत जो की थी वो सर्वप्रथम किसने की थी? कनाडा ने। कनाडा ने अपने यहां कौन से वासियों को ज्यादा अधिकार दिए? क्यूबेक वासियों। भारत ने भी दिए थे ऐसे अधिकार 370 के तहत। किसको दिए थे? कश्मीरियों को जो अधिकार दिए थे, क्यूबेक वासियों को वैसे अधिकार है। ऐसे अधिकार कैंटालोनिया में कौन से लोग मांग रहे हैं? स्पेन में कैंटालोनिया के लोग मांग रहे हैं। ऐसे अधिकार बर्मा से निकले हुए रोहिंग्या मांग रहे। ऐसे ही अलग अधिकारों की जरूरत है चीन में सिंजियांग प्रांत के जो कौन से मुसलमान है, वो उइगर मुसलमानों को जरूरत है। ऐसे ही
श्रीलंका में रहने वाले तमिलों को जरूरत है। तो ये इनको ना अलग और स्पेसिफिक अधिकारों की डिमांड है, जो इनकी भाषा, रीति रिवाज और इन सबको अलग से पहचान दे। आपके कैसे? सबके लिए समान कानून बने हुए कि अगर आप सड़क पे आओगे तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा, और आप संसद में जाओगे तो आप बिना हथियार के जाओगे। लेकिन हमें पता है कि अगर सबको हेलमेट लगाने का कह दिया गया तो सिखों के साथ ये संभव है, नहीं होगा। तो सिखों को एक स्पेशल अधिकार देना पड़ेगा कि तुम गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने की छूट। अब बताओ, उनको समान अधिकार दोगे, अलग दोगे? अलग देना पड़ेगा। अब उनके धार्मिक परंपरा ये है, उनकी संस्कृति ये कहती है कि आप जो पंच आकार पहनते हैं, 5 प्रकार के कड़ा, केस, कंगार, ये सारा जो पहनते हैं आप, कच्छा वगैरह, इसके तहत कृपाण भी आती है इनके। तो कृपाण में इनको क्या करना पड़ता है? धार्मिक प्रतीक है इनका। अगर आपने अमृत छक लिया है तो ये 5 कै हैं, कक्के जिनको बोलते हैं, वो आपको लाने पड़ेंगे। अब वो संसद में जाएंगे तो कृपाण क्या लेके जाएंगे साथ, बाकी तो हथियार क्या है। तो सबके लिए समान अगर आपने कानून बना दिए, अधिकार दे दिए, तो अब सिखों के उस धार्मिक परंपरा को क्या पहुंचेगी? ठेस पहुंचेगी। इसलिए उसकी रक्षा के लिए अलग से कानून और अधिकार देने पड़ेंगे। तो इन बहुसंस्कृतिवादियों को ना अलग अधिकारों की जरूरत होती है, उन्हों से ज्यादा अधिकारों की जरूरत होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बहुसंस्कृतिवाद बोलते हैं। अब इसको बहुसंस्कृतिवाद को यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। पहले तो हम कहेंगे आलोचना क्यों कर रहे हैं, आप ये बताओ कि इसकी आलोचना क्यों कर रहा हो? क्योंकि ये काय पे आधारित है? विभेद, अंधता, अंतर नहीं करता। ये सब लोगों को क्या मान लेता है? आप सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, रेड इंडियन हो, फ्लैंडर्स हो, एसवेत हो, उइगर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अधिकार क्या मिलेंगे? समान। ये इससे काम नहीं चलेगा विभेद अंधता से, बल्कि अंतर करना पड़ेगा, ताकि कुछ जो संस्कृतियां पिछड़ गई है, अपने आप को कटी हुई महसूस कर रही है, वो मुख्य भूमिका में आ सके। अब आपको इनको ट्रांसजेंडर को मुख्य भूमिका में लाना है, तो समान अधिकार से काम नहीं चलेगा, इनको अलग से अधिकार देने पड़ेंगे। आप एक भारत में महिलाएं हास्याकर समूह में आती है, तो क्या पुरुषों के बराबर अधिकार देने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। उनको अलग से स्कॉलरशिप, अलग से शिक्षा की व्यवस्था, खेल में उनको आरक्षण देना पड़ेगा, उनको अलग चीजें देनी पड़ेगी, तब वो जाके बराबर आएगी। तो ये इसकी मांग कौन करते हैं? बहुसंस्कृतिवादी करते हैं। ठीक। अब ये बहुसंस्कृतिवादी है कौन कौन, ये लिख देता हूं ताकि ये चैप्टर यहीं खत्म कर दे, क्योंकि अधिकारों का एक प्रकार और कौन सा है? बहुसंस्कृतिवाद। ऐसे विचारकों में एक विचारक है भिखु पारिक। इसकी हमने एक कंसेप्ट किया है मनुष्यों की सामूहिकता। इसका तात्पर्य क्या है? मनुष्यों की सामूहिकता कि ये जो अधिकार होते हैं ना, सांस्कृतिक अधिकार, ये किसी एक को नहीं होती। लिपि किसी एक की नहीं होती, भाषा किसी एक की नहीं होती, रीति रिवाज और त्योहार किसी एक के नहीं होते, बल्कि तो परंपराएं, रूढ़ियां सबकी होती है, एक पूरे समूह की होती है। अकेला सिख है ना, वो पगड़ी नहीं पहनता, बल्कि पगड़ी कौन पहनते हैं? कृपाण और पगड़ी एक सिखों का पूरा समूह पहनता है। तो ये जो सांस्कृतिक अधिकार होते हैं उसको वो क्या बोलता है? मनुष्यों की, यानी पूरे समूह के अधिकार होते हैं। अब आ गई है आयरिस मेरियम यंग। आज इन सबके बारे में देखना, ये कौन है, आप चित्र देखना, इनके थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इनके बारे में, मोबाइल के ऊपर आपको मिल जाएगा। आयरिस मेरियम यंग भिखु पारिक की पुस्तक है एक, मल्टीकल्चरलिज्म। बहुसंस्कृतिवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीकल्चरलिज्म बोलते हैं। कई बार आजकल तो मैं बोल पाता हूं, पहले तो मैं इसको बहुत ही कम बोलता था, क्योंकि कई बार क्या, इंग्लिश की स्पेलिंग लंबी होती है तो काटक जाती है, तो मरने के चांस रहते हैं, है ना। तो आजकल तो मैं इसको पचाना सीख गया। भिखु पारिक, मल्टी कल्चरलिज्म रीथिंकिंग। फिर आ गई आयरिस मेरियम यंग, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। सीधी चर्चा करते, इतना ही आता है, विभिन्नता की राजनीति। ये पहचान की राजनीति से जुड़ी है, विभिन्नता की राजनीति भी। ये ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आपने नाम सुना होगा कभी, ये और कर लेते हैं पहचान की राजनीति। पहचान की राजनीति। एक और कर लेते हैं मान्यता की राजनीति।
ये ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, मान्यता की राजनीति। पहचान की राजनीति तो व्यापक शब्द हो गया। पहचान की जरूरत तो सबको ही है, बहुसंख्यक को भी होती है और अल्पसंख्यक। हिंदुत्व खतरे में है, तो ये भी मुद्दा कौन सा है? पहचान से जुड़ा हो कि हमारी पहचान, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म ग्रंथ की अलग से पहचान होनी चाहिए। 1990 के बाद ये संसार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के केंद्र में है। जितने भी ये धार्मिक द्वंद्व चल रहे हैं, जिनको हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह रहे हैं, ईसाइयों का झगड़ा, कन्फ्यूशियसवाद का झगड़ा, हिंदुत्व का झगड़े, मुस्लिमों के झगड़े, ये सब अपनी अपनी क्या चाह रहे हैं? अलग से पहचान चाह रहे हैं। 1990 के बाद आप नॉर्थ इंडिया में एक नया परिवर्तन देख रहे हैं। वो आया ओबीसी आरक्षण के बाद। उसके बाद यादव हावी हो गए यूपी में और बिहार में, जाट हावी हो गए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और मेरठ साइड में, गुजर हावी हो गए जहां इनकी थी, दलित हावी हो गए मायावती के नेतृत्व में, कहा? यूपी में। क्योंकि अब हरेक जाति अपनी स्वायत्त और स्वतंत्र क्या चाहती है? पहचान चाहती है। वो कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो। इनके लिए यह कहा गया था कि आप खेतों के लिए बने हैं, आप पशुओं के लिए बने हैं, आप राजनीति के लिए नहीं बने। तब फिर इन लोगों ने अलग पहचान की मांग की और राजनीति में हावी हो गए। तब लालू प्रसाद आया, मायावती आई, मुलायम सिंह आया, साहब सिंह वर्मा आया, ये सब लोग आगे आए, अशोक गहलोत आया, राजेश पायलट आया, उसका बेटा आया। ये सब काय की प्रतीक है? पहचान की राजनीति के प्रतीक है। फिर है एक होती है मान्यता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता। मान्यता की राजनीति का तात्पर्य है कि हमारे जो परंपराएं हैं, हमारी जो रूढ़ियां हैं, हमारे जो विश्वास हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे जो त्योहार है, उनको भी क्या दी जाए? मान्यता दी जाए। कैसे? अब हम क्या कहते हैं, आदिवासी कह रहे हैं, जैसे पीछे ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया कि हम हिंदू नहीं है। सिख भी कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। वो कहते हैं हमारी मान्यताएं अलग है, हिंदुत्व की मान्यता से हमारी मान्यताएं अलग है। हम उन देवी देवताओं की कभी भी पूजा नहीं करते जिनको हिंदू मानते। हम शिव की पूजा नहीं करते, गणेश की नहीं करते, पार्वती की नहीं करते, या फिर हनुमान की पूजा। हमारे तो टोटम है, लोकल देवता है जो हमारे पूर्वज रहे हैं कभी कभी, जिनको हमने अपने हिसाब से पैदा किया, तो उनकी पूजा करेंगे। तो हमारे त्योहार, रीति रिवाज, खान पान सब अलग हैं। बस आप तो इनको क्या दो, आप इनको कुचलने का प्रयास मत करो, सबको एक ही धारा में लाने का प्रयास है मत करो। सैलड बाउल रखो, सब बाउल सलाद अलग अलग रखो, एक साथ मिलाने की कोशिश मत करो आप। तो ये हरेक एक संस्कृति है, वो क्या चाहती है? अलग से मान्यता चाहती है। और ये कहना किसका है? चार्ल्स टेलर का कहना है। विभिन्नता की राजनीति। अब इसका तात्पर्य क्या? मैंने चार्ल्स टेलर को मान्यता की राजनीति बता दिया आपको। ये विभिन्नता की राजनीति क्या होती है? हरेक एक संस्कृति के साथ आप अलग अलग व्यवहार करोगे, सबके साथ समान व्यवहार नहीं करोगे। अब हम कहते हैं कि हम एक देश के नागरिक हैं, हम एक देश के नागरिक हैं, तो हमारे साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो एक मांग उठ रही है समान सिविल नागरिक संहिता की। ये मांग किसके विरोध में है? विभिन्नता की राजनीति। या हम कहते हैं जो हमारा इक्वल जो सिविल कोड की चर्चा चल रही है, बहुसंस्कृतिवादी उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। समान नागरिक संहिता का बहुसंस्कृतिवादी विरोध करते हैं। तो आयरिस मेरियम यंग विभिन्नता की राजनीति की चर्चा करती है कि विभिन्न अल्पसंख्यक जो है उनको अलग से अधिकार मिलने चाहिए। और अब हम एक व्यक्ति की और चर्चा करते हैं जिसका नाम है विम किमलिका। मैं बहुत दिनों तक ये समझता रहा कि औरत होगी, फिर मैंने इसको ढूंढा तो मुझे क्या मिला? ये पुरुष मिला, विम किमलिका। विल किमलिका भी ऐसे अधिकारों की चर्चा करता है। वो कहता है ये ना जो आशाकृत वर्ग होते हैं ना, ये बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में गए हुए होते हैं, जैसे कनाडा में सिख बहुत है, ये भी क्या है? वहां अल्पसंख्यक है, ठीक है। और अमेरिका के जो इंडिजिनस है वो भी क्या है? अल्पसंख्यक है। तो ये ना कई प्रकार के होते हैं। एक अश्वेत है, वो भी क्या है?
वो भी तो अल्पसंख्यक कहते हैं, भांति भांति के होते हैं अल्पसंख्यक। कोई बाहर से आया होता है, कोई मूलवासी होता है, कोई मजदूर के रूप में वहां गया हुआ होता है। अब आप तो अप्रवासी, अमेरिका में अप्रवासी है और अमेरिका में अश्वेत है, इनमें क्या फर्क है? और अमेरिका में कुछ इंडिजिनियस, देखो अमेरिका के रेड इंडियन, अमेरिका के अश्वेत और अमेरिका में रह रहा भारतीय, तीनों ही क्या है? अलग अलग प्रकार के। ठीक। अब विल किमलिका कहता है कि ये जो लोग इंडोजीनस होते हैं और कौन होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं और मूलवासी होते हैं, ये इनको मिलना चाहिए स्वायत्तता का अधिकार। स्वायत्तता का अधिकार कि तुम क्या हो? स्वायत्त हो। जैसे हमने 370 के तहत कश्मीरियों को क्या दी थी? स्वायत्तता दी थी। क्यूबेक वासियों को कनाडा ने स्वायत्तता दे दी। कैंटालोनिया के लोग स्वायत्तता मांग रहे, स्कॉटलैंड के लोगों ने मांगी, वेल्स के लोगों ने मांगी, वो सब क्या है? स्वायत्तता के मांगे। इनको क्या दे दो? स्वायत्तता दे दो। ठीक है, अल्पसंख्यक और मूलवासियों को स्वायत्तता दे दो। अब आगे वो लोग जिनको हम बाहरी लोग या प्रवासी कह रहे हैं, किसी भी देश में ना ये बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि 1990 के बाद जो वैश्वीकरण का दौर आया, उसमें बहुत तेजी से पूंजी का गमन आवागमन हुआ, विचार यहां से वहां बहुत तेजी से जाने लगे। फट से कहीं कोई घटना होती है, कोई विचार पैदा होता है और मोबाइल से कहां पहुंच जाता है? दूसरी जगह। वस्तु बहुत तेजी से आ जा रही है। अमेरिका में बैठे हैं आपको और आपको गाय का गोबर चाहिए, तो सूखा हुआ गोबर छाने के रूप में कहा, थेपड़ी के रूप में अमेरिका। वस्तुएं बहुत तेजी से आ जा रही है। इसका परिणाम ये निकला कि लोगों का मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोग भी यहां से वहां बहुत सारे लोग है ना भारत छोड़ छोड़ के अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए हैं, ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस में पहुंच गए। तो ये ना प्रवास की समस्या ना बहुत बड़ी समस्या है। ये क्या चाहते हैं? ये प्रवासी है ना कोई एक जाति और धर्म के नहीं होते। ये मुस्लिम है, भारत से गए हैं, इसमें उदाहरण से बता रहा हूं, ये जैन है और ये हिंदू है, ये सिख है। तो इनको पोलो एथनिक अधिकार चाहिए, या इनको अपन बोल देते हैं एथनिक, बोलते हैं नरजातीय अधिकार चाहिए इनको, पोलो एथनिक राइट्स बोलते हैं, ये वाले अधिकार चाहिए। तो ये जो भांति भांति के है ना, इनकी हम व्यापक चर्चा करेंगे विल किमलिका के साथ जब अपन बहुसंस्कृतिवाद करेंगे। तो विल किमलिका क्या सब लोगों को एक जैसे अधिकार देता है? अलग अलग अधिकार देता है, अलग अधिकार देता है। वो क्या, बहुसंख्यकों को अलग अधिकार मिलने चाहिए, जो मूलवासी हैं उनको स्वायत्तता का अधिकार मिले, जो प्रवासी हैं उनको नरजातीय अधिकार मिले, ऐसे अधिकारों को चर्चा करता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये कहा गया है कि विल किमलिका को आमतौर पर हम तब भी पढ़ लेते हैं जब उदार समतावाद हो, लेकिन इसका मुख्य झुकाव किसकी ओर है? बहुसंस्कृत। एक तो ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि बहुसंस्कृतवादियों का ये कहना है कि समानता तब नहीं बढ़ती, सब लोग सारे तो एक जैसा नहीं सोचते ना। भाई ये बताओ कि अगर सारा एक ही जैसे सोचते तो रोल्स के बाद डोरकिन को आने की जरूरत ही नहीं थी, और डोरकिन के बाद अमर्त्य सेन को आने की जरूरत ही नहीं थी। तो सबके विचार क्या होते हैं? उदार समतावादियों के विचार भी तो आपस में थोड़े थोड़े क्या है, बदले हुए। अब उदार समतावादियों में, बाकी उदार समतावादी ये कह रहे हैं कि सबको अधिकार बराबर मिले, सबको राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी मिले। उन्हीं में ये कह रहा है कि इसके साथ साथ बहुसांस्कृतिक अधिकार भी मिले। उसने इन अधिकारों को और ज्यादा वर्दी कर दिया, किसने? विल किमलिका ने। फिर ये जो हम अभी भी करके गए थे कि ये बहुसंस्कृतिवादी एक बड़ी मजेदार चर्चा उठा रहे हैं कि समाज में अगर अलग अलग अधिकार होंगे ना, इससे समानता कम नहीं होती बल्कि समानता बढ़ती है। हम कह रहे हैं कि भारत में असमानता बढ़ रही है, क्योंकि अनुच्छेद 29 और 30 है वो अल्पसंख्यकों को क्या रहे, ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हम कह रहे थे कि 370 है ना, ये भारत में असमानता पैदा करी है, लेकिन होता बहुसंस्कृतवादियों का यह कहना है कि ये असमानता नहीं बढ़ाती बल्कि क्या बढ़ाती है? समानता बढ़ाती है। क्योंकि हर एक संस्कृति है, उसको अपने हिसाब से उसकी मान्यता होनी चाहिए, उसकी अलग से पहचान होनी चाहिए। तो भिन्नता, तो यही भिन्नता के बारे में कौन सा होता है? विल किमलिका। किसी समानता बढ़ती है, कम है नहीं होती। तो उदार समतावाद को और ज्यादा व्यापक बहुसंस्कृतिवाद मिला के किसने कर दिया? विल किमलिका ने। तो खैर हम ज्यादा नहीं करें, इतना जरूर सीख गए हैं
कि हम 3-4 नाम सीख गए। भिक्षु, पारिक, मनुष्यों की सामूहिकता, आयरिस मेरियम, विभिन्नता की राजनीति, विल किमलिका, इसकी है वो क्या होता है, मल्टीकल्चरलिज्म, सिटीजनशिप, बहुसांस्कृतिक नागरिकता, कि एक नागरिकता है, उस सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिल सकते, बहुसांस्कृतिक अधिकार मिलने चाहिए सभी नागरिकों को। तो विल किमलिका की बड़ी फेमस पुस्तक है मल्टीकल्चरलिस्ट सिटीजनशिप, विल किमलिका। चार्ल्स टेलर की है मान्यता की राजनीति। तो हमने बहुसंस्कृतिवादी कर लिए जो काय का विरोध करते हैं, और आप ये भी समझ गए कि मानवाधिकार सबको समान रूप से मिलते हैं, और ये सभी संस्कृतियों को अलग अलग अधिकार देना चाहते हैं, इसलिए इसका विरोध करते हैं। अब हम जो अगली चर्चा एक बार नहीं करें, चैप्टर पूरा करेंगे, इंडियन थिंकर को रोक देते हैं एक बार, ठीक है, और ये कंप्लीट कर लेते हैं, कल इंडियन थिंकर कर लेंगे ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बैठे रहना है, ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगा आज। देखो, कई बार तो ये लगता है कि ज्ञान ज्यादा होना चाहिए शिक्षक को, और कई बार ये लगता है ज्ञान कम होना चाहिए। यही टॉपिक था, कभी मैं ना आधे घंटे में करवा दिया करता था, और यही टॉपिक है कि बहुसंस्कृतिवाद को भी कितने देर से लिए बैठा हूं, आधे घंटे से लिए बैठा हूं, है ना। ये भी संकट आ जाता है, चीजें पता नहीं कहां कहां से आगे क्या हो जाती है, इंटरकनेक्टेड हो जाती है, तो इससे कोर्स पूरा नहीं होता, ये नुकसान होता है। आप भी बैठे रहते हैं और मैं भी चलता ही रहता हूँ, ये संकट आ जाते हैं। आपका तो क्लियर हो जाता है, पर कोर्स वाला दिक्कत आ जाती है भी, आप जो टाइम बाउंड कर लेते हैं ना चीजों को, वो नहीं हो पाते। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि 10-12 दिन चला गया वो तो ठीक है, बाकी रेगुलर रहने की मैं कोशिश करता हूँ। नमस्कार, हम अधिकारों की चर्चा कर रहे थे, और उसके तहत हमने एशियाई मूल्यों की चर्चा की, और हमने बहुसंस्कृतिवाद की चर्चा की। देखिए, मैं अधिकारों को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं कुछ मुद्दों पे आपसे कुछ मजेदार बातें सुनाता हूँ जो आपके जीवन में बड़ी काम आती है। अधिकार है, ये तो जीवन बनाते ही बनाते हैं, मेरी बातें भी आपके जीवन का निर्माण करती है। जो पुरुष है ना, वो एक बात की गांठ बांध लो, वो बात ये है कि आप जैसे जो शादीशुदा, अधिकांश शादीशुदा छुपाते हैं, वो अलग बात है, मैं आप सबको जानता हूँ ना। तो सारी दाढ़ी मूंछ छड़ो, सारा 35-40 साल का तो ब्याह तो हो, कई कई कहते हैं नहीं नहीं, कई रो आंखों में आंसू आगे पीछे कई हो गए कि काश ऐसा हो पाता। तो कभी भी है ना, आप ये सोच के अपनी पत्नी के पास नहीं जाएंगे वो खाली बैठी होगी, कई बार वो भरी हुई भी बैठी रहती है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप तो समझ भरी हुई बैठी क्या होती है ना। तो कई बार मजेदार है, तो कई बार चर्चा आती है। तो कई परसों तरसों मैं शाम को खड़ा था बाहर, तो वो छोटे वाला है, उसको स्कूल वूल जाना होगा कोई, अब स्कूल लग गया ना उसका, तो जिदोर होता है ना, पीछे 10-15 दिन बस्ती मार ली। तो वो बोला, पिताजी मेरे सामने ना एक समस्या खड़ी हो गई है। वो बेटा टेंशन मत कर, थक के अपने आप ही बैठ जाएगी, है ना। तो कई बार ऐसे ही बड़ी मजाक हो जाती है कि समस्या खड़ी होगी कि अपने आप बैठ जाएगी, थक थक आ गया ना। कई बार बड़े सवाल बड़े इनोसेंट से आते हैं कि ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब बूंदाबांदी होती है ना, तो ये निर्णय करना कि बूंदा कौन सा और बूंदी कौन सी है, ये बड़के ये भी संकट है, देखो। है अपने बड़े संकट है, ये तो कह रहा था, बड़े इनोसेंट से वो संकट आते हैं कईयों। खैर, अब बहस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, टॉपिक पूरा करना। मेरे पास 2-4 चुटकुले और याद थे, आज तो सुना ही देता, अब नहीं सुनाऊंगा, कल भी तो सुनाने। अधिकारों में हमने चर्चा की इनकी, अब हम अधिकारों में चर्चा करेंगे, अधिकारों के जो अलग अलग सिद्धांत है उनकी चर्चा करें। आप ऐसे याद मत करना ये अधिकारों का सिद्धांत है और ये फलाना है। अधिकारों के सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मुद्दा कह क्या रहा है। अधिकार, थेरीज ऑफ राइट्स,
हम 3 करेंगे एक साथ। एक है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, नेचुरल राइट्स थ्योरी। दूसरा है विधिक अधिकार सिद्धांत। हम बहुत सारे करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं, एक साथ इतने करेंगे। लीगल राइट्स थ्योरी। और तीसरा है रूढ़िवादी कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ राइट्स, रूढ़िवादी अधिकार सिद्धांत। इसको करते हैं सबसे प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, नेचुरल राइट्स थ्योरी। सबसे पहले ये सिद्धांत आया, नैतिक अधिकारों को छोड़ देते हैं, ये आया पहले प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। इसमें यह कहा गया कि जो अधिकार होते हैं प्रकृति की देन होते हैं, ईश्वर की देन होते हैं, ये राज्य की देन नहीं होते। क्योंकि अधिकार राज्य की देन नहीं है, ये तो राज्य से पूर्व थे, राज्य नहीं था तो भी ये अधिकार थे। तो राज्य का निर्माण किस लिए किया गया है? इन अधिकारों की रक्षा के लिए। लोक ने पहले बार यही कहा कि राज्य कृत्रिम है, व्यक्ति वास्तविक होता है और व्यक्तियों के अधिकार वास्तविक होते हैं। ये प्रकृति की देन होती है, ईश्वर की देन होती है। चूंकि राज्य ने दिए नहीं है, इसलिए राज्य इन अधिकारों को छीन भी नहीं सकता। तो प्राकृतिक अधिकार निर्बाध होते हैं, अबाध होते हैं, इनके ऊपर कोई सीमाहीन होते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि अगर ये राज्य देता ना तो इस पे क्या लगाता कुछ सीमा। ये तो ईश्वर की देन है, यानी प्रकृति की देन है, तो इन पे कोई भी सीमा लगाई नहीं जा सकती। बस एक ही सीमा है कि आप दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें आप, इतनी, और कोई सीमा नहीं। यह है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। यह कहता है कि राज्य कृत्रिम है, उसकी उत्पत्ति कौन से अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है? प्राकृतिक अधिकारों। जैसा कि जॉन लॉक कहता है, अधिकार राज्य बनाया इसीलिए गया था। तो ये अधिकार प्रकृति के देन है, अधिकार अबाध होते हैं, अधिकार असीमित होते हैं, ये सीमाहीन होते हैं, ये राज्य से, अधिकार राज्य से पूर्व होते हैं। कौन कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि जब राज्य नहीं था तब भी क्या थे? अधिकार थे, बस वो छीन लिए जाते थे। इसकी रक्षा के लिए फिर क्या बनाया गया था? राज्य बनाया। तो ऐसे ही पहली जो चर्चा करता है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांतों की, हालांकि हम उसको मानते नहीं है, वो कौन है? होब्स। होब्स कैसा है कि प्रकृति में हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? कौन सा अधिकार? जीवन का अधिकार, प्राण व देह की स्वतंत्रता, यानी जीवन का अधिकार। फिर आपको पता है लोक आया, लोक भी काय का समर्थक है। मूलतः ये प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का जनक कौन है? लोक है। इसने फिर व्यापक चर्चा की। लोक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए। कौन कौन से? हाँ, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। जैसे मूल संपत्ति का अधिकार था वैसे तो लोक। उसके बाद फिर हम बहुत सारे विचारकों को करते हैं जो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का समर्थन है। स्पेंसर, थॉमस पेन, ये जितने भी अमेरिकन स्वतंत्रता सेनानी है, जेफरसन, मेडिसन और हैमिल्टन, ये 3 अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी है। जेफरसन, हैमिल्टन, मेडिसन वगैरह, ये सारे प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। उसके बाद डी टोकविले, लॉर्ड एक्टन जैसे लोग, ये सब प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक है। और क्या है? ये जो तीनों क्रांतियां हैं, 1688 की ब्रिटेन की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, 1776 का अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और 1789 की फ्रांस, तीनों की तीनों काय पे आधारित है? प्राकृतिक अधिकार सिद्धांतों पर दिया है। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो प्रकृति की देन। इसका नारा था 1776 का, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, वही था जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना। ठीक है, 1688 में जो भी था। उसके बाद आई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। ये भी कौन से अधिकार को मानती है? प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत को मानती है। तो ये सब काय से जुड़े हैं? प्राकृतिक अधिकार
सिद्धांत से जुड़े हुए विद्वान, क्रांतियां और युवनों का हमने निर्णय देखा। अब इनका विरोध शुरू हो गया। इनके विरोध करने वालों में कौन कौन है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इनका विरोध करने वालों में 3 व्यक्ति हैं, जिनमें एक व्यक्ति है इनका जो सबसे कट्टर वो जो आलोचक है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का, वो कौन है? बेंथम। दूसरा जो व्यक्ति है वो है एडमंड बर्क है। बेंथम आपने पढ़ रखा है, उपयोगितावादी था। एडमंड बर्क, जब फ्रांस की क्रांति हुई उस टाइम बहुत अच्छा वक्ता था ब्रिटेन का, 1789, और इसने पुस्तक भी लिखी थी, आगे चर्चा कर लेंगे। एडमंड बर्क ब्रिटेन का था, वहां की संसद का सदस्य रहा हुआ है, हाउस ऑफ कॉमन्स का। और तीसरा व्यक्ति है थॉमस हिल ग्रीन, तीनों ही ब्रिटेन के हैं। अब ये जो उपयोगितावाद है ये उदारवाद की एक शाखा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उपयोगितावाद है वो अधिकारों को प्राकृतिक नहीं मानता, जबकि उदारवाद क्या मानता है उनको? तो उदारवाद को और ज्यादा थोड़ा सा रिलायबल और तार्किक किसने बनाया था? उपयोगितावाद ने। धारा उसी की है उपयोगितावाद। उदारवादी है लॉक, स्पेंसर और ये सारे, और उपयोगितावादी है बेंथम और जेएस मिल की चर्चा करते हैं पर। ठीक, बेंथम कहता है कि ये जो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत है, अगर आप अधिकारों को प्राकृतिक मान लेते हैं तो इसका तात्पर्य अब उनके ऊपर कोई सीमा नहीं है। जब सीमा नहीं है तो ये अधिकार क्या फैलाते हैं समाज में? फिर अराजकता। तो इसने क्या कहा इनको? ये है अराजक भ्रम। ये शब्दावली आती है बहुत ही ज्यादा, एनार्कियल फैलेसीज बोलता है। तो प्राकृतिक अधिकारों को बेंथम क्या बोलता है? अराजक। क्योंकि जिन पे सीमा नहीं होती, सीमा नहीं होगी, हम नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो क्या फैल जाएगी? अराजकता। आप मर्जी उतनी स्वतंत्रता का भोग करेंगे, मर्जी उतनी संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे, तो बाकी तो फिर गरीब हो जाएंगे, तो आपको लूट खाएंगे अमीर को। तो ये है अराजक भ्रम बोलता है बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को। ये बोलता है कि ये बैसाखियों पर टिकी हुई क्या है? बकवास है। बैसाखियों पर टिकी हुई बकवास। बैसाखियों पर टिकी हुई बकवास का तात्पर्य है कि आपको इसको सही साबित करने के लिए आपको तर्क करने पड़ते हैं। है ये बकवास, ये निरे नॉनसेंस है, या फालतू की बातें हैं। ये कौन कहता है इनको? बेंथम कहता है। बेंथम ये ऐसा क्यों कहता है? बेंथम कहता है कि अधिकार प्रकृति की देन नहीं होते, बल्कि अधिकार राज्य की देन होते हैं। राज्य विधियां बना के हमें क्या देता है? अधिकार देता है। लोकपाल और लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें अधिकार दिया है। आरटीआई मिला है हमें, आरटीई मिला है। ये कैसे मिले हैं? इसके लिए संसद ने पहले क्या बनाई है? विधियां बनाई है, कानून बनाए हैं। तो ये जो अधिकार प्रकृति की देन नहीं होती, बल्कि ये राज्य की देन होते हैं। इसलिए बेंथम इनको आलोचना करता हुआ क्या बोलता है? राजक भ्रम। वो खुद कौन से अधिकार सिद्धांत को मानता है? तो प्राकृतिक सिद्धांत अधिकार के विरोध में उपयोगितावादियों ने कौन सा अधिकार सिद्धांत पैदा किया? विधिक अधिकार। और भी इसके समर्थक है। अब आ गया बर्क। बर्क इसको अराजकता का पाचन कहता है। ये शब्दावली है आजकल, यही तो है, ये ज्ञान होना चाहिए आपको। अराजकता का पाचन, अराजक भ्रम, मूल मुद्दा तो भटक से गए हम। ये पता होना चाहिए कौन पाचन है, कोई पाचन है ना? ये है महत्वपूर्ण। अब आ गया ग्रीन। ग्रीन कह रहे हैं कि ये लोग कह रहा है, होब्स जैसे लोग कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था थी और उसमें प्राकृतिक अधिकार थे। तो जब आपने अवस्था ही प्राकृतिक कह दिया तो वहां अधिकारों की हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो अव्यवस्था फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है। अराजकता में कभी भी अधिकार है? अधिकार तो जब शांति होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, वहां होते हैं अधिकार। तो अराजक स्थिति में मत्स्यपूर्ण, आप कह रहे हैं कि मछलियों का राज है, मत्स्य न्याय है, छोटी मछली बड़ी मछली कोई भी सुरक्षित है नहीं है, वो है प्राकृतिक अवस्था। और उसमें लोग कह रहा है क्या है? प्राकृतिक अधिकार भी है। तो कंट्रोवर्शियल बात है ये। ग्रीन कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार होना अपने आप में क्या है? एक विरोधाभास पैदा करता है।
कि जहां सारे एक दूसरे को मार रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको काय का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार तो तब आया जब शांति आ गई और राज्य बन गया, तब हम कह सकते कि जीवन का अधिकार था। प्राकृतिक अवस्था में कोई अधिकार नहीं थे। तो ग्रीन भी इनकी आलोचना करता है और अधिकारों के कौन से सिद्धांत को मानता है, वो नैतिक सिद्धांत को। ठीक है, अब हमने देखा कि प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का आलोचक बेंथम, एंडमंड बर्क और ग्रीन। अब हम देखें तो बेंथम फिर काय का समर्थन करता है? बेंथम करता है अधिकारों के विधिक सिद्धांत का, और एडमंड बर्क करता है अधिकारों के रूढ़िवादी सिद्धांत का, और ग्रीन का सिद्धांत है अधिकारों का नैतिक सिद्धांत। तो ये अपने अपने सिद्धांत भी देते हैं। अब हम इस मुद्दे को करते हैं विधिक अधिकार सिद्धांत। विधिक अधिकार सिद्धांत की शुरुआत हो जाती है किससे? अब आप कह रहे हैं ये होब्स है ना, ये कहां है? कभी यहां है, कभी यहां। जब ये कहता है, देखिए एक ही विचार में कंट्रोवर्सियां मिलते हैं और विचार क्या मिलते हैं, अलग अलग भी मिलते हैं। अब आप कहते हैं गांधी जी ने ये कहा कि अगर ना कोई बछड़ा आपको ये लग गया कि वो घायल है और दुख पा रहा है और उसको जिंदा रखना है ना, उसको और ज्यादा दुख देना है, तो हमें उस बछड़े को मार देना चाहिए। तो गांधी किसको मार दो। अब आप कह रहे हैं ऐसा थोड़ी कहेगा गांधी, गांधी तो अहिंसात्मक था, तो उसने कभी भी निरपेक्ष अहिंसा की चर्चा नहीं की। परिस्थितियां देखो कि अहिंसा के लायक है या नहीं है। तो ऐसे में बीमार बछड़े को मारा जा सकता है जो घायल है और दुख पा रहा है। तो आप कह रहे हैं तो हो ही नहीं सकता, एक तरफ हिंसा है और एक तरफ है अहिंसा, ये कैसे हो गया? ये तो गांधी भी नहीं होता है। हर एक विचारक के विचार क्या मिलते हैं, हमें अलग अलग भी मिलते हैं। होब्स ये कहता है कि जो समझौते और जो अधिकार पत्र काय पे टिके नहीं होते, तलवार के बल पे नहीं टिके होते, या जिनके पीछे, जिन अधिकार पत्रों के पीछे काय की शक्ति नहीं होती, तलवार की शक्ति नहीं होती, वो अधिकार पत्र भी मान्य नहीं होते। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जब सामाजिक समझौता किया गया तो एक पत्र पे क्या किए गए, साइन किए गए। सबने ये कहा कि हम अपने अधिकार इस पूरे लेवियाथन को सौंपते हैं, शर्त यह है कि तुम भी लेवियाथन को अपने अधिकार सौंप दो। अब आपने अधिकार सौंप दिया कि अब हम एक दूसरे का जीवन नहीं लेंगे। प्राकृतिक अवस्था में कोई भी व्यक्ति दूसरे का जीवन लेने के लिए क्या था, स्वतंत्र था। अब हम किसी का जीवन नहीं लेंगे। अब हमारे जीवन की रक्षा कौन करेगा? हम सबने अपना जीवन किसको सौंप दिया है? लेवियाथन को। आपने क्या किया, एक अधिकार पत्र पे साइन करके और लेवियाथन बनाया, राज्य बनाया, लेकिन राज्य के हाथ में आपने तलवार नहीं दी, शक्ति नहीं दी, तो क्या वो आपकी रक्षा कर पाएगा क्या? तो राज्य को शक्ति देना जरूरी है। तो अधिकार वास्तव में किससे पैदा होते हैं? राज्य से ही पैदा होते हैं। जीवन का अधिकार तभी आया जब क्या बन गया था, लेवियाथन आ गया था। तो अधिकार पत्र आपने लिख दिया, लेकिन उसके पीछे काय की शक्ति नहीं है। तलवार किसके हाथ में होती है? लेवियाथन के एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में धर्मदंड है। तलवार राज्य शक्ति का प्रतीक होती है और धर्मदंड धर्म शक्ति का प्रतीक होता है। होब्स। उसके बाद आया कौन? बेंथम। ये कहता है अधिकार राज्य की देन होते हैं, ठीक है, और इनको प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करता है। ऐसे व्यक्तियों में बाद में आया हॉलैंड, जी.डी. रिची, और ये जो प्रेरित हैं इनको हम बोलते हैं नव ऑस्टिनवादी, हॉलैंड और रिची जैसे लोगों को। तब एक बेंथम का शिष्य था जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन को कब पढ़ते हैं बताओ? जब हम संप्रभुता में एकलवादी संप्रभुता पढ़ते हैं, उसका श्रेष्ठ वर्णन किसने किया है? ऑस्टिन ने किया है। लेक्चर्स ऑन जूरिप्रूडेंस इसकी किताब थी, जॉन ऑस्टिन। ये ऑस्टिन है ना, ये हॉलैंड और रिची कौन है? नव ऑस्टिनवादी है। तो ये ऑस्टिन, बेंथम, हॉलैंड, रिची, ये सारे के सारे वो हैं जो संप्रभुता को क्या मानते हैं? एकल संप्रभुता मानते हैं कि अधिकार किसकी देन होते हैं? राज्य की देन होते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं? अधिकार, विधिक अधिकार। इसको विधिक अधिकार सिद्धांत क्यों बोलते हैं?
राज्य कानून बना के, अधिनियम बना के हमें क्या देता है? अधिकार देता है। चलो आप फुल फॉर्म देखो, RTE, राइट टू एजुकेशन। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? एक्ट लिखा हुआ है ना? कौन सा एक्ट? राइट टू एजुकेशन का एक्ट। एक्ट होता है अधिनियम, अधिनियम होता है कानून। तो कानून बना के हमें कौन सा राइट दिया गया? शिक्षा का अधिकार के लिए संसद ने कानून बनाया, विधि बनाई। विधि कह लो, कानून कह लो, कुछ भी कह लो, इसको हम कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? अधिकार राज्य की देन होते हैं, इसलिए राज्य उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। अब आपने अधिकार दे दिए, अधिकार तो है लेकिन रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो अधिकार कोई मतलब के भी नहीं है। तो राज्य अधिकार देता है और राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। अब आ गया रूढ़िवादी अधिकार सिद्धांत। ये कहते हैं अधिकार न तो ईश्वर की और प्रकृति की देन है, न ही वो राज्य की देन है। ये कहते हैं प्रकृति की देन है। विधिक अधिकार सिद्धांत कहते हैं राज्य की देन है। ये कहते हैं अधिकार किसकी देन है? रूढ़ियों और परंपराओं की। ये जो विशेषाधिकार मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, सामंतों को किसानों से ज्यादा अधिकार, राजा को प्रजा से ज्यादा अधिकार, लॉर्ड्स को कॉमन से ज्यादा अधिकार। ये कौन से अधिकार है? ये रूढ़ियों से मिले हुए अधिकार है। हमारे दादाजी हैं, वो इनके पास जो गाली देने का और गाहे बगाहे लठ हमारे पीछे भगाने का जो अधिकार है, हम खाते तो नहीं है, होशियार हो गए, हम भाग जाते हैं जैसे दादाजी लठ उठाते हैं। ये कौन सा अधिकार है? ये रूढ़ियों से पैदा हुआ अधिकार है। पितृसत्तात्मकता में पुरुषों के पास जो अधिकार पाए जाते हैं महिलाओं से ज्यादा, वो कौन से अधिकार है? तो ये कहते हैं अधिकार रूढ़ियों की देन होती है, परंपराओं की देन होती है। और ये परंपराएं जब स्थिर हो जाती है तो क्या बन जाती है? अधिकार बन जाती है। कैसे? एक पुरुष ने अपनी पत्नी को पीटा, तो एक उसके बेटे ने देखा, उसने फिर अपने पत्नी को पीटा बाद में। वो बोला तू क्या कर रहा है भाई, ये अधिकार किसने दिया? अधिकार कहां से चले आ रहे हैं? अंश से नहीं, आप परंपराओं से चले आ रहे हैं। वो अपनी बहनों को जो पीटता है, तो ये कहता है अधिकार किसकी देन होता है? रूढ़ियों की। या किसकी देन होती है? ये रूढ़ियां और परंपराएं जब स्थिर हो जाती है तो क्या बनती है? अधिकार बनती है। अब सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, ठीक है, पितृसत्तात्मकता में महिलाओं के अत्याचार, भ्रूण हत्या। राजस्थान में कितनी भ्रूण हत्याएं होती थी? ये परंपरा है हमारे यहाँ तो भ्रूण हत्या करना। सामंत तो ये तक किया करते थे कि जब बेटी पैदा हो गई तो बेटी पैदा हो गई, क्योंकि मुगलों आणों के बाद बड़ा संकट पैदा हो गया था बेटियों का। तो ये सामंत, राजस्थान के सामंत क्या किया करते थे? उसको ना अम्ल चटाया करते थे। जैसे अम्ल यहाँ से वो जैसे वो चूसेगी, तो अम्ल इतनी भारी मात्रा में होता था कि उसके क्या हो जाता था? हार्ट अटैक हो जाता था, वो मर जाती थी। तब भी नहीं, जब वो मरती थी अम्ल खाने के बाद या अफीम खाने के बाद थी, तब उसको क्या करते थे? तब दाई को बोलते थे। तो दाई उसको क्या करती थी? उसके नीचे देती थी, उसके पागे के नीचे, चारपाई के, और कुछ औरतों को उस पर क्या ऊपर बिठा देती थी और लड़कियों को मार दिया जाता था। अब ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने मारा तो हम भी थोड़ी मारेंगे। तो इसके हम आलोचना ये कर सकते हैं कि दास प्रथा है, रूढ़ियों से चली आ रही है, तो इसका मतलब किसी को दास रखना अधिकार थोड़ी है। तो इसकी आलोचना हम कर सकते हैं कि रूढ़ियां और परंपराएं हैं, ये हमेशा ही अधिकार में परिवर्तित नहीं होती। इसे तो फिर दास प्रथा स्थायी रहेगी, भ्रूण हत्या स्थायी रहेगी, फिर तो ये जो सती प्रथा स्थायी रहेगी। ये तो प्रथाएं हैं, अधिकार के रूप में स्थायी रहेगी तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो समर्थक है वो कौन है? एडमंड बर्क। अब एक बहस खड़ी हो गई, एक तरफ एडमंड बर्क हो गया और एक तरफ हो गया थॉमस पेन। इन दोनों के मध्य एक बहस हुई पूरी, उसको हम बोलते हैं बर्क पेन विवाद। इसको करते हैं बर्क पेन विवाद क्या है। पहला क्वेश्चन आया कि बर्क पेन विवाद का संबंध किससे है? संप्रभुता से, राज्य से, स्वतंत्रता से, समानता से, नागरिकता से, या अधिकारों से? अब आ गया अधिकारों का स्रोत। अधिकार स्रोत है, पैदा कहां से होता है? अब जो मुख्य विवाद है वो है अधिकारों की पैदाइश को लेके, इन दोनों के मध्य, एडमंड बर्क और किसके मध्य? थॉमस पेन के मध्य।
तो एक लेखक है युवाल लेवी, इसने पीछे एक पुस्तक लिखी थी ग्रेट डिबेट। किसके मध्य महान बहस हुई? बर्क पेन विवाद। तो इसके ग्रेट डिबेट का विषय किसके मध्य है? बर्क पेन। अब विवाद मैंने कहा किस मुद्दे को लेके हुआ? वो है अधिकारों का स्रोत। अधिकार स्रोत होता है कोई चीज पैदा कहां से हुई, अधिकार कहां से पैदा हुए। चलो आपको सिंपल मुद्दा तो आ गया। बर्क कह रहा है अधिकार कहां से आए? रूढ़ियों से, परंपराओं से आए। वो स्थायी होगी तो अधिकार बन गए। और थॉमस पेन क्या कह रहा है? वो प्रकृति की देन है। बस यही मुद्दा है। थॉमस पेन और एडमंड बर्क। पहले एडमंड बर्क को करते हैं। ये रूढ़िवादी है, हमें पता है, अभी देख चुके हैं। 1789 में क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 3 प्राकृतिक अधिकारों को लेके हुई थी जो लोक ने दिए थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये रूसों से प्रेरित थी क्रांति, रूसों के विचारों से प्रेरित थी 1789 की फ्रांस की क्रांति। 1790 में इस क्रांति को फालतू और गलत बताने के लिए एक पुस्तक लिखी है एडवर्ड बर्क ने, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। रिफ्लेक्शन होता है, आप जब बचपन में आपने कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भारत में जो पर्यावरण की समस्या है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो कई तो बैटरी लेके पहुंच जाते थे कि प्रकाश डालेंगे उसके ऊपर, है ना। कई कहते हैं थोड़ा सा गुरुजी बाहर जाने देना, मैं यहाँ प्रकाश आ नहीं रहा है, ताकि नक्कल मारी आई बाहर जाके, है ना। तो आपने कई प्रकार से प्रकाश डाला है। इसने भी प्रकाश डाला, लेकिन काय के ऊपर डाला? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर। इसने कहा कि ये एक मूर्खतापूर्ण क्रांति थी जो कौन से अधिकारों के ऊपर आधारित थी? प्राकृतिक अधिकार। और प्राकृतिक अधिकार मूलतः कैसे अधिकार है? ये तो काल्पनिक अधिकार होते हैं। इनको कहा ये तो रेडिकल अधिकार है। अब फ्रांस की क्रांति है, ये रेडिकल और काल्पनिक अधिकारों और प्राकृतिक अधिकारों को लेकर थी। एक ही बात है, क्योंकि प्रकृति अधिकार दे रही है, यानी ईश्वर ने अधिकार दिया, ईश्वर दिखाई, ये तो कल्पना है एक। ये ना रेडिकल होते हैं। रेडिकल क्यों है? ये आमूलचूल परिवर्तन हुआ फ्रांस की क्रांति के द्वारा। फ्रांस की क्रांति ने हर वो व्यवस्था पलट दी जो पहले से चली आ रही थी। राजतंत्र की बजाय गणतंत्र आ गया, सामंतवाद की बजाय बुर्जुआवाद आ गया, और धर्म की बजाय धर्म निरपेक्षता आ गई। तो धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में और सामाजिक क्षेत्र में समानता आ गई। जो विशेषाधिकार थे वो खत्म कर दिए गए। कितने क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ? 4। राजनीति में क्या हुआ? राजा को मार दिया और गणतंत्र आ गया, वहां रिपब्लिक आ गया। आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ? सामंतवाद चला गया, खेती करने वाले जो सामंत थे चले गए, और उनकी बजाय पूंजीपति और बुर्जुआ हावी हो गए। अब आ गया धार्मिक क्षेत्र में क्या हुआ? पादरियों को जमीन छीन ली, पादरियों को मार दिया, और धर्म की बजाय धार्मिक निरपेक्षता आ गई। और राजा बोला कि अब धर्म मेरे नियंत्रण में है, अब 2 तलवारों का सिद्धांत नहीं चलेगा। चौथा हुआ सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र श्रेणीबद्ध था, हायरार्कियल था, पद सोपानीय था। कुछ लोगों को विशेषाधिकार थे और कुछ को विशेषाधिकार। तब एक नारा था उसमें, स्वतंत्रता के साथ साथ समानता। तो सामाजिक स्तर पे क्या लाई गई? सभी पुरुषों को समान कर दिया गया। तो एक रेडिकल क्रांति थी। एडवर्ड बर्क ने कहा, इसीलिए इसकी आलोचना की, क्योंकि ये जो रूढ़िवादी होते हैं ये रेडिकल चीजों को पसंद है, आमूलवादी चीजों को पसंद नहीं करते। तो एडवर्ड बर्क बोला कि अच्छी क्रांति थी। कहां की क्रांति? 1688 की ब्रिटेन की क्रांति। ये जो गौरवपूर्ण क्रांति, ये बहुत अच्छी थी जो मेरे देश में हुई। तो इसमें क्या हुआ कि इस राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो भी गया और नहीं भी हुआ। राजा कमजोर भी हो गया और हटाया भी नहीं गया। धार्मिक क्षेत्र में हमने कोई धर्मनिरपेक्षता का वर्ण, हमने कह दिया हमारा राजा वही होगा जो प्रोटेस्टेंट होगा।
तो उन्होंने किसी भी क्षेत्र में बिना कोई आमूल चूल रेडिकल और काल्पनिक परिवर्तन किए रूढ़ियों को बदल भी दिया और रूढ़ियों को रख भी दिया। और ब्रिटिशों की विशेषता ये होती है, ब्रिटिश कभी भी रेडिकल चेंज नहीं करते, ब्रिटिश का स्वभाव ही ऐसा होता है, अंग्रेजों का स्वभाव ऐसा होता है। तो एडमंड बर्क ने फिर आलोचना की और ये पुस्तक लिखी, कौन सी? रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। सीधे याद रखना है, रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस के ऊपर पुस्तक किसने लिखी है? एडमंड बर्क ने, उसकी आलोचना करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति की। दूसरी तरफ है कौन? थॉमस पेन। थॉमस पेन ने इसके खिलाफ एक पुस्तक लिखी, राइट्स ऑफ मैन, आदमियों के अधिकार, अगले ही साल 1791 में। और उसके अगले साल मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट ने पुस्तक लिखी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तीनों के तीनों एक ही देश के, वहीं का एडवर्ड बर्क है, वहीं का थॉमस पेन है और वहीं के मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट है, तीनों ब्रिटिश है। थॉमस पेन ने एक बड़ी मजेदार पुस्तक लिखी थी, कॉमन सेंस, 2 पैसे की मिलती थी। अमेरिका के अधिकांश लोगों ने वही पुस्तक पढ़ी थी। सिंपल सा एक नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो करने की। इतनी तो समझ जाओ, इतना ही तो समझाना है। और क्रांति हो गई अमेरिका में, स्वतंत्रता संग्राम, वो कॉमन सेंस से हुआ था। इसकी पुस्तक से, वो थोड़ी पहले थी, पहले लिखी गई थी, राइट्स ऑफ मैन। इसने कहा कि ये जो फ्रांस की क्रांति में जो 3 प्राकृतिक अधिकार थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये ही मूल अधिकार है। ये जो एडमंड बर्क जैसे लोग ये जो रूढ़िवादी और परंपरागत अधिकारों के और विशेषाधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, ये तो पूर्वजों के अधिकार थे, जो मर्तकों के अधिकार होते हैं। अब हमने कहा कि मेरे परदादा जी भी है ना, वो मेरी दादी को पीटा करते थे, इसलिए मैं भी अपनी पत्नी को पीटूंगा। तो वो तो किसके अधिकार है? वो तो क्या मर्तकों के साथ ही चले गए, अब वो अधिकार चलने वाले नहीं है। तो इसने कहा कि अधिकार हैं वो परंपराओं से नहीं जन्मते, बल्कि कौन से होते हैं? प्राकृतिक जन्म होता है उनका। तो इनको लेके किस किस के मध्य विरोध था? एडमंड बर्क और थॉमस पेन। सिंपल सा मुद्दा था, अधिकार पैदा कहां से होते हैं? ये कह रहा है कि ये रूढ़ियों से पैदा होते हैं, धीरे धीरे आने चाहिए। ये कहता है कि ये रेडिकल होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? प्राकृतिक होने चाहिए। तो हमने बर्क पेन विवाद किया। अब हमारे पास 3 प्रकार के सिद्धांत हैं अधिकारों को लेके। कौन कौन से हैं? हमारे पास है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, विधिक अधिकार सिद्धांत और रूढ़िवादी अधिकार सिद्धांत। तीनों के हमारे विचारक याद हैं। अब हम मिलते जुलते से 3 और कर लेते हैं। एक है सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत, एक है सामाजिक कल्याण सिद्धांत, और एक है समाज विज्ञान सिद्धांत, या सोशियोलॉजिकल समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी को बोलते हैं समाज विज्ञान सिद्धांत। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, इसको समाज विज्ञान लिख दिया है मैंने, या समाज शास्त्रीय सिद्धांत। ये है मैकाइवर का। मैकाइवर बोलता है कि अधिकार न तो प्रकृति की देन है, अधिकार न राज्य की देन है, और न ही रूढ़ियों की देन है। ये किसकी देन है? समाज की। जब तक किसी भी अधिकार को समाज मान्यता नहीं देगा, अधिकार आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमने शुरुआत में देखा था कि अधिकार आत्मविकास के वो दावे हैं जो किसके द्वारा स्वीकृत होने चाहिए? समाज जब आगे बढ़ाएगा तो ही तो बढ़ेंगे। आप आरटी कर रहे हैं और आपको समर्थन नहीं मिलता आरटीआई को, तो आगे भी नहीं बढ़ता। तो ये समाज की देन होते हैं। ठीक है। सामाजिक कल्याण सिद्धांत किसका है? लोस्की का। कि अधिकारों के लिए जरूरी ये होता है कि वो किसका कल्याण करने वाले होने चाहिए? सामाजिक कल्याण। तो अधिकारों की एक शर्त है कि वही अधिकार मान्य होंगे जो समाज का क्या करेंगे? कल्याण। अब आ गया सामाजिक उपयोगिता। अब आपको उपयोगिता कहते समझ में आ जाएगा किसका है? बेंथम का है। तो ये है बेंथम का।
या फिर उपयोगितावादियों का कह लो, जो कहते हैं कि अधिकार वो ही चलेंगे जो समाज के लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे। जो अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम हित की कसौटी पे जो खरे उतरते हैं वो ही अधिकार होंगे। तो सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक कल्याण और समाज शास्त्र, बेंथम, लोस्की और मैकाइवर। अब हम तीन और कर लेते हैं, तीनों को वहीं से शुरू करते हैं। एक है अधिकारों का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, एक है उदार समतावादी सिद्धांत, और एक है समुदायवादी सिद्धांत। अब आप किसको को शामिल कर लो, आपकी इच्छा है। हम स्वेच्छातंत्रवादियों में चलो एक को शामिल कर लेते हैं, किसको, नोजी को। अब नोजी की आपको पुस्तक भी याद है और इसकी परिभाषा भी याद है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। मनुष्य के पास कुछ ऐसे अधिकार और वस्तुएं होती है वो तब तक नहीं ली जा सकती जबकि उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। ये कहता है सबसे पावन और पवित्र अधिकार है ना, वो है संपत्ति का अधिकार है। ठीक, अब आगे उदार समतावादी, ज्यादा याद नहीं करें, हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, रोनाल्ड डवर्किन की। ये कहता है कि जो अधिकार होते हैं ये काय का पत्ता होते हैं, तुरूप का पत्ता, इक्का कह लो आप जो भी ताश खेलते हैं उसमें गोला, बेगम, बादशाह और फिर क्या मारते हैं अपन, इक्का मारते हैं। तो सबसे अधिकार क्या होते हैं, तुरूप का इक्का होते हैं। तुरूप का इक्का कह लो, पत्ता कह लो, मैं माफी चाहूंगा, या इक्का या जो भी है, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ कह लो आप। यानी अधिकार हर एक चीज के ऊपर सबसे भारी होते हैं, ये उस इक्के की तरह होते हैं जो पूरी बाजी जिताते हैं, जो पूरी बाजी का स्वरूप चेंज करते हैं। तो आपके जीवन का स्वरूप कौन चेंज करते हैं, ये अधिकार है जो आपके आत्म विकास को, आत्म कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसके तुरूप का इक्का कह लो आप, इनको डोरकिन ने बोला इनको। समुदायवादियों में हम चर्चा कर लेते हैं माइकल वाल्जर। वो कहता है अधिकारों को लेके कोई एकलवादी नियम है नहीं बनाया जाता, भांति भांति की वस्तु में भांति भांति के लोगों को भांति भांति के तरीके से बांटी जाएगी। तो बहुलवादी न्याय कह लो या बहुलवादी अधिकार सिद्धांत कह लो, किसका है, माइकल वाल्जर का। इसमें से क्वेश्चन तो और कहीं से भी आ सकते हैं, बस इतना याद रखें इन सारे सब में कि ये संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण मानता है और डोरकिन ने अधिकारों को क्या कहा है, राजनीतिक तुरूप कहा है या तुरूप का इक्का कहा है। अब हमारे पास किस किस की चर्चा कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं अब बहुसंस्कृतिवाद की, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि हम व्यापक रूप से कर चुके हैं। बेकू पारिक, आयरिस मेरियम यंग, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस वाली, विल किमलिका और चार्ल्स मेरियम एक चर्चा कर चुके हैं। अब हम नारीवाद की भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नारीवाद में एक चर्चा कर लेते हैं, सुसैन मोलर ओकिन। ओकिन की है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, शायद मैंने पहले भी करवाई होगी, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। ये इसमें रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करती है। ये कहता है कि जो रोल्स का न्याय सिद्धांत है उसमें आप मान के चलिए कि जो अज्ञान के पर्दे के पीछे विवेकशील वार्ताकार जो बैठे थे वो पुरुष हैं, क्योंकि दोनों जो नियम बने आपने देखे होंगे, इन दोनों नियमों में कहीं भी लैंगिक समानता स्थापित करने के और लैंगिक न्याय का कोई भी नियम है नहीं है। चाहे वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक और, ये अधिकार पुरुषों को चाहिए, महिलाओं को तो अलग प्रकार के अधिकार चाहिए। तो इसमें लैंगिक समता के लिए कोई नया नियम नहीं है। उसमें कितने नियम है और वो दोनों किसके हैं, पुरुषों के। तो ये जो विवेकशील वार्ताकार जो आपस में सामाजिक समझौता करेंगे और न्याय के नियम बनाएंगे वो वास्तव पुरुष है। उनमें महिलाएं होती तो नियम एक और होता जो महिलाओं की समानता की और महिलाओं के साथ न्याय की चर्चा करता। तो ये किसने कहा, सुसैन मोलर ओकिन। अब हम एक और कर लेते हैं, न्याय का कौन सा सिद्धांत,
नैतिक अधिकार सिद्धांत। हम चर्चा कर सकते हैं ग्रीन की, कि मानव की चेतना, वो सांख्य जो कह रहा है ना, स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार, स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब आपको क्या मिले उसके संबंध में, राज्य के द्वारा अधिकार। और अधिकार का एक ही दावा करते हैं, राज्य। तो ग्रीन वो व्यक्ति है जो नैतिक अधिकार सिद्धांत को मानता है। इसकी एक बड़ी एक मजेदार बात है कि अधिकार आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। अधिकार आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां, क्या कह रहा है? देखिए, आंतरिक विकास करना है ना, ये मनुष्य के ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर है। राज्य शक्ति के द्वारा आप अपना विकास नहीं कर सकते। राज्य किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं करता। विकास तो व्यक्ति खुद का करेगा। राज्य तो उस विकास की क्या उपलब्ध कराएगा? परिस्थितियां उपलब्ध कराएगा। एक व्यक्ति विकास कर रहा है, नैतिक रूप से अच्छा होने का प्रयास कर रहा है, वो अपने नैतिक कर्तव्यों के निर्वहन का प्रयास कर रहा है, उसके सामने 3 बाधाएं आ सकती है। कौन कौन सी? गरीबी आ सकती है, अशिक्षा आ सकती है, और शराबखोरी। हमें पता है शराब भी व्यक्ति नैतिकता और अनैतिकता के बारे में नहीं जानता, उसको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। तो कभी हम मर्डर कर देते हैं, कभी हम एक्सीडेंट कर देते हैं, कभी चोरियां कर लेते हैं, कभी एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं, कभी हम अपने ही पिता के सामने हो जाते हैं, कभी अपनी ही पत्नी को पीट देते हैं, कभी अपने औलाद का है वो अकल्याण कर देते हैं। इसका मतलब शराबी व्यक्ति, उसमें नैतिकता। अज्ञानी व्यक्ति नैतिकता और अनैतिकता के बारे में जानता ही नहीं है कि क्या शुभ है और क्या। और गरीब है, वो चाह के भी नैतिक नियमों का पालन नहीं कर सकता। तो एक नैतिक नियम ये है कि हरेक एक बाप अपने बच्चों का अच्छा लालन पालन करेगा और उनको अच्छी शिक्षा दिलाएगा। एक नैतिक नियम है। एक गरीब आदमी कैसे दिलाएगा ये सारे काम? तो इसका मतलब एक गरीब भी नैतिक नियमों का पालन नहीं कर सकता। तो राज्य क्या करेगा? उसको नैतिक नहीं बना सकता। राज्य किसी को डरा धमका के, नैतिकता तो कहां से पैदा होती है? राज्य तो उसको क्या उपलब्ध कराएगा? बाह्य परिस्थितियां। उसको ऐसी परिस्थितियां देगा कि वो नैतिक हो सके। उसकी गरीबी दूर कर देगा, उसकी अशिक्षा दूर कर देगा, और उसकी शराबखोरी को बंद कर देगा। अब व्यक्ति अपने आप ही नैतिक हो जाएगा। तो राज्य बाधाओं में बाधा पैदा कर देगा। तो ग्रीन कहता है अधिकार क्या होते हैं? आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां होती है। दूसरा व्यक्ति है जो इससे पहले, बहुत पहले हुआ था, वो है कांट। ग्रीन तो ब्रिटिश है और कांट जर्मन है, जर्मनी का था। अब कांट कहता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार होता है वो होता है गरिमा का अधिकार। ये कहता है गरिमा इसलिए नहीं होती कि कोई व्यक्ति सामंत है, कि प्रत्येक व्यक्ति है ना वो मानव है। अब मानव है ना, तो वो ये नहीं है कि कोई मालिक है और कोई दास है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, वो अपना भला खुद सोच सकता है, वो विवेकवान होता है, वो अपने बारे में खुद जानता है। तो विवेकता सब में पाई जाती है, तार्किकता सब में पाई जाती है। बौद्धिक क्षमताएं, सोचने समझने की, अच्छा होने की क्षमताएं किसमें पाई जाती है? सब में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम पशु नहीं है, बल्कि हम सब क्या हैं? तो मानव है हम सब, इसलिए हम सब क्या हैं? बराबर है। इसलिए कोई मालिक नहीं होगा और कोई भी दास नहीं होगा। इसलिए ये नहीं है कि मालिक की इज्जत और गरिमा ज्यादा हो और दास की गरिमा क्या हो? कम हो। क्योंकि हम सब मानव हैं, इसलिए हम सब की गरिमा क्या होनी चाहिए? एक बराबर होनी चाहिए। अब बताओ, कांट है वो सबसे ज्यादा किस अधिकार पे बल दे रहा है? गरिमा के द्वारा। अब आपको रोल्स याद आ रहा है क्या? रोल्स कह रहा है कि जो प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं, उनमें एक है वो सबको ही मिलेगी। वो क्या है? गरिमा का अधिकार है, वो जरूर मिलेगा। तो गरिमा, कांट कौन से अधिकार को महत्वपूर्ण मानता है? तो वो गरिमा को महत्वपूर्ण मानता है। अब और कौन सा सिद्धांत रह गया? कुछ रह गया तो समझा देता हूं। है मार्क्सवादी। सिंपल सी थ्योरी है मार्क्सवादियों की, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं?
मार्क्सवादी कहते हैं कि अधिकार है ना, ये आर्थिक तत्वों से जुड़े हुए होते हैं, और अधिकार हमेशा ही किस वर्ग के होते हैं? प्रभुत्वशाली वर्ग के होते हैं। ये अधिकारों का भोग कभी भी गरीब व्यक्ति नहीं करता, बल्कि हमेशा वो व्यक्ति करता है जिसके पास उत्पादन के साधनों का कब्जा होता है। तो जब यूनानी काल था, तब सारे अधिकार थे वो मालिक के थे, दास के पास कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि सारे उत्पादन के साधनों का मालिक कौन था? मालिक था। फिर आया मध्यकाल, तब सामंतवाद आया, तो सारे अधिकार सामंतों के थे, आगे बढ़ने के, गरिमा के, इज्जत पाने के, पद के, महंगी वस्तुओं के ऊपर, स्वास्थ्य के, सारे अधिकार किसके थे? सामंतों के। किसान के पास कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके पास उत्पादन के साधन नहीं थे। फिर झगड़ा हुआ बुर्जुआ का और सामंतों का, तो सामंतों से अधिकार किसने छीन लिए? पूंजीपतियों ने, और सामंतों को मार दिया। फिर आए उनके साथ मजदूर, तो फिर सारे अधिकार पूंजीपतियों के थे, चाहे शिक्षा का अधिकार है, कलाओं के अधिकार है, चाहे पुस्तक के ऊपर अधिकार है, धर्म के ऊपर अधिकार है, सारे अधिकार पूंजीपति के थे। मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, उनको तो एक अधिकार था, पसीना बांटने का और भूख मरने का। फिर हो गई क्रांति और सर्वहारा का अधिनायकवाद आ गया। अब सारे अधिकार किसके पास है? अब मजदूरों के पास है, सर्वहारा के पास है। मजदूरों को सर्वहारा बोलते, प्रोलेटेरिएट बोलते हैं अपन, उनके पास आ गए। तो अधिकार हमेशा किसके पास होते हैं? प्रभुत्वशाली वर्ग के पास होते हैं। ये किसका कहना है? तो अधिकार कहां से पैदा होते हैं? अधिकार पैदा होते हैं आर्थिक तत्वों से। जिनके पास आर्थिक तत्व होते हैं उनके पास अधिकार होते हैं, जिनके पास आर्थिक तत्व नहीं होते उनके पास अधिकार भी नहीं होते। अब देखो कहां कहां से उत्पत्ति हो रही है, अभी कर लेते हैं हम। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत वाले कहते हैं अधिकार कहां से आए हैं? प्रकृति से आए। विधिक अधिकार वाले क्या कह रहे हैं? राज्य से आए। रूढ़िवादी क्या कह रहे हैं? परंपराओं रूढ़ियों से आए। नैतिक वाले क्या कर रहे हैं? अंदर से निकले, हमारे अंतर्मन से निकले। मार्क्सवादी क्या कर रहे हैं? आर्थिक तत्वों से आए हैं। मैकाइवर क्या कह रहा है? समाज से आए। चलिए ठीक है, तो हमने ये अधिकारों के भांति भांति के क्या किए? सिद्धांत किए। तो आप बेंथम की जो आलोचनाएं थी उनको जरूर याद रखना, एडवर्ड बर्ग को याद रखना, युवाल लेविन को याद रखना, ग्रेट डिबेट याद रखना, किस किस की? बर्ग और पेन की। अधिकार वाला टॉपिक पूरा हो गया है। कल हम नागरिकता करेंगे, सिटीजनशिप करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।